बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसको मेरी एक टीम मेंबर ने कुछ देर पहले ही जब हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे तो कहा ये तो हमारी कौम का फेवरेट मशगला है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं एक दूसरे की ज़िंदगियों के ऊपर नज़र रखने की, या जिसको हम दूसरों की ज़िंदगी में ताक झांक भी कहते हैं। देखिए व्यूअर्स, हर इंसान की अपनी एक प्राइवेसी होती है। बीइंग समवन जो मीडिया में काम करता है, करती हूँ, एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस और ऑब्ज़र्व की है कि हर बंदे को आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत इंटरेस्ट होता है, अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा। जो एक मुझे बड़ी ऑड बात लगती है, सच्ची बात तो ये है कि ऑफ कोर्स अगर मेरा कोई जानने वाला है, मेरी कोई फ्रेंड है, अगर उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अगर दूसरा बंदा किसी तकलीफ़ में होता है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उस बंदे की सपोर्ट करें, उसके साथ खड़े होएं, उसके लिए आसानी पैदा करें। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रहती। होता ये है कि अगर हमारा कोई फ्रेंड है, कोई जानने वाला है, या कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो नोन है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एक्टर हो, मॉडल हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई भी नोन पर्सनैलिटी हो या आपको नोन हो, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड, फैमिली, वटेवर, हमें ये नहीं इंटरेस्ट होता कि उनकी लाइफ में अप या डाउन आया हुआ है और हम उनको किस तरह हेल्प कर सकते हैं या किस तरह उनको मुबारकबाद दे सकते हैं या दाद दे सकते हैं। हमारा इंटरेस्ट ये होता है कि ये पता करें कि इनकी लाइफ में हो क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, अगले की शादी ठीक चल रही है, अगले के बच्चों के मार्क्स कैसे आ रहे हैं, अच्छा बच्चा वैसे फर्स्ट आता था, फर्स्ट नहीं आया इस बार, क्या हुआ, घर में मसले चल रहे हैं, आपस में मियाँ बीवी का फड्डे तो नहीं चल रहे, अच्छा फलां बंदे ने नई गाड़ी ली है, ज़रूर कोई हराम के पैसे से ख़रीदी होगी क्योंकि उसकी तो इतनी तनख्वाह ही नहीं है। अब बात यह है कि व्यूअर्स, इतना ज़्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट लेना, दूसरों की ज़िंदगियों के साथ नेगेटिविटी वाबस्ता करना, मेरे ख़्याल से ये एक बड़ा ही नेगेटिव और बुरा अमल है। देखिए, लोगों की ज़िंदगियों में जब हम इंटरफेयर करते हैं और उनकी ज़िंदगियों के अंदर मतलब ऐसी चीज़ों के ऊपर नज़र रखने की कोशिश करते हैं जो बहुत प्राइवेट होती हैं, तो ये अगले की प्राइवेसी की इन्फ्रिंजमेंट होती है। मैं तो उस घर से बिलोंग करती हूँ व्यूअर्स, जहाँ पे जब छोटे होते थे तो लेटर्स और डाक वगैरह तब यूज़ होती थी, मतलब मेल में आ गए या चले डिफरेंट जो कोरियर सर्विसेज है उनसे आपको लेटर्स और चीज़ें आती थी। तो अगर कोई भी चीज़, इवन दो मैं बच्ची थी, मेरी बहन छोटी थी, मेरा भाई छोटा था, अगर कोई लेटर, कोई चीज़, मुझे याद है कि मेरे अब्बू के कुछ जर्मनी से फ्रेंड्स आए विज़िट करने के लिए, उनकी बेटी थी आना, उससे मेरी दोस्ती हो गई। अब वो गोरी थी, मैं मेरे ख्याल से 12 साल की थी, वो 13 साल की थी, हमारी हो गई दोस्ती, तो हम पेन पैल्स बन गए, हम एक दूसरे को ख़त लिखते थे। जब भी कभी उसका लेटर आता था, कभी मेरी अम्मी ने उस लेटर को खोला नहीं, क्योंकि वो हमेशा एक ही बार, मैंने उनको कहा भी, तो मैंने कहा मामा खोल के मुझे पढ़ देना क्या लिखा है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं बेटा, डाक हर इंसान की अपनी पर्सनल होती है, किसी भी बंदे के पास राइट नहीं है वो किसी की पर्सनल डाक को खोले उस इंसान के अलावा जिसके लिए आई है। होता क्या है कि ये तो मैं डाक की बात कर रही हूँ। उस वक्त मुझे याद है, मैं छोटी होती थी तो मेरी कुछ फ्रेंड्स ऐसी थी, उनके माँ बाप अगर आप उनको फ़ोन करते थे बात करने के लिए, जी आंटी फ़लाँ से बात करा दे, मेरी दोस्त से बात करा दे, तो दोस्त से बात कराते हुए फ़ोन पे बात सुन रहे होते थे कि आपस में ये बच्चियाँ क्या बात कर रही हैं। सो व्यूअर्स, ये चीज़ें बड़ी नेगेटिव होती हैं। किसी की मेल देखना, अब अगर हम ईमेल की बात करें या प्राइवेट सोशल मीडिया वगैरह देखें, हैकर्स क्या करते हैं, आपकी पर्सनल चीज़ के अंदर हैक करके आपकी फिर पर्सनल चीज़ों को या तो आम कर देते हैं या नेगेटिव चीज़ें उसके अंदर लिखना शुरू कर देते हैं, आपको मतलब आपकी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए। अब किसी की भी पर्सनल लाइफ में इस लेवल पे इंटरफेयर करना इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेसी है। लीगली भी ये बात गलत है और इमोशनली भी गलत है। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगी कि मियाँ बीवी का भी ये राइट नहीं है कि वो एक दूसरे की पर्सनल चीज़, भाई ये जुगन काजिम का मोबाइल है, जुगन काजिम के मोबाइल को जुगन काजिम के अलावा और किसी को नहीं देखना चाहिए, अनलेस मैं अपने मियाँ को खोल के दूँ कि जान ये ज़रा एक आप चीज़ देख लें या मुझे बता दें या वटेवर। और मैं यहाँ पे फैसल को बड़ा क्रेडिट दूँगी कि मेरा मियाँ कभी भी अगर कोई फ़ोन आ जाए, मैं स्पीकर फ़ोन पे भी अगर बात कर रही हूँ तो वो कमरे से बाहर चले जाते हैं, वो कहते हैं तुम आराम से बात करो। इवन दो अगर मैं स्पीकर पे बात कर रही हूँ तो इसीलिए बात कर रही हूँ क्योंकि उनके साथ एक कंफर्ट जोन है एंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सुन ले। तो वो तो इस लेवल पे प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं और मैं भी उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करती हूँ। मसले और फड्डे वहाँ पे पड़ते हैं जब एक बंदा किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर करता है और फिर दूसरा बंदा भी रिस्पॉन्स में या रिटेलिएशन में या वट में वही चीज़ करता है। बट व्यूअर्स, जो बात गलत है वो बात तो गलत है। अब जैसे आप एग्जांपल ले लें कि एक नई ब्राइड है, वो अपने ससुराल में आती है, अब वहाँ मौजूद स्पेशली जो ख़वातीन हैं वो तरह तरह की बातें करती हैं, हाय अल्लाह देखो
मियाँ उसका 9 बजे उठ के दफ्तर भी चला गया, वो तो उठी ही नहीं। हायला देखो, वो तो कुछ खाने के लिए बनाती ही नहीं है, किचन में जाती ही नहीं है, उसके तो नखरे ही नहीं ख़त्म होते। इवन अगर कोई नॉर्मल चीज़ हो रही हो तो उसको भी एक बहुत बड़ा इशू बना दिया जाता है। तो व्यूअर्स, किसी की भी पर्सनल चीज़ के अंदर इस तरह से, अब मेरी एक क्लास फेलो है, वो एग्ज़ाम्पल है कि वो अपना बैग से दूसरे मतलब क्लासमेट्स का बैग, मतलब उसकी बड़ी एक बुरी आदत थी कि जब हैंड बैग्स होते थे ना, हम लोग स्कूल लेके आते थे, चाहे वो बैकपैक होता था या हैंड बैग लेके आता था, ये कॉलेज के ज़माने में जब मैं कनेड में थी, तो वो ना हम सबके बैग्स में घुसती थी और बैग्स में घुस घुस के देखती थी कि किसके बैग में क्या है, कभी किसी के बैग में, कभी किसी के बैग में। तो मुझे याद है कि हमारी इसी तरह एक क्लास फेलो के बैग में सिगरेट की डब्बी थी। उसने वो सिगरेट की डब्बी देखी और उसने सारे कॉलेज में, सिर्फ हमारी क्लास में नहीं, सारे कॉलेज में ये बात आम कर दी कि तुम्हें पता है फ़लाँ जो है वो सिगरेट पीती है। हुआ क्या था कि उस बच्ची ने अपने बाप की सिगरेट की डब्बी वहाँ पे देखी पड़ी हुई टेबल पे, उसने बैग में रख ली कि गाड़ी में अब्बू जब मुझे ड्रॉप कर रहे होंगे तो मैं उनको उनकी डिब्बी हैंड ओवर कर दूँगी। उसकी अम्मी ने या किसी ने उसे कहा होगा। अच्छा, उसके बैग में वो डिब्बी रह गई। या तो तुमने उसको सिगरेट पीते हुए देखा हो तो तुम बात करो, उस बच्ची की रेप्यूटेशन ही ख़राब कर दी। आपको पता है व्यूअर्स, 15-16-17 साल की उम्र पे ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी पूरी रेप्यूटेशन पर बात कर देती है। बाद में तो हमें पता चल गया कि बात ये थी, लेकिन उसका क्या बनता था किसी के पर्सनल बैग के अंदर या चीज़ के अंदर घुसना। उसी तरह जब हम लोगों की लाइफ्स के अंदर, अब हमसायों में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो एक हमसाये को पता चल गया कि फ़लाँ के हमसाये के घर के अंदर मियाँ बीवी की लड़ाई चल रही है, आपका बनता है कि आप बाकी सारे हमसायों को फ़ोन करके बताएं कि भाई तुम्हें पता है उसके घर में फड्डा चल रहा है, तुम्हें पता है उन दोनों की लड़ाई बहुत होती है। देखिए, जब हम इस तरह की चीज़ें करते हैं और जब ये चीज़ें, पर्सनल चीज़ें लोगों की आम होनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर घरों में ऑलरेडी जो मसाइल होते हैं वो और बिगड़ जाते हैं। अगर किसी के बच्चे का फॉर एग्जांपल कोई पर्सनल प्रॉब्लम हुआ है, किसी ने आपके साथ अगर शेयर भी कर लिया कि मेरा बेटा जो है उसने वेपिंग शुरू कर दिया, या मेरा बेटा जो है उसने इस तरह की कोई गलत काम में मुब्तला हो गया है या गलत कंपनी में उठ बैठ रहा है, तो क्या बनता है कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन किसी ने दे भी दी, आपको पता चल भी गई, तो आप किसी के बच्चे के बारे में गॉसिप करें। मुझे याद है मैं छोटी होती थी तो मामा के होती थी कमेटी पार्टी से, कमेटी सारी लड़कियां ख़वातीन अभी भी होती हैं, सब ख़वातीन कमेटी डालती थी और उनका एक वंस अ मंथ गेट टुगेदर होता था, उसमें पर्चियाँ भी निकलती थी, जिसकी कमेटी निकलती थी उसको मिल भी जाती थी, तो पूरी एक एक्टिविटी होती थी। वैसे तोबा है व्यूअर्स, उस कमेटी पार्टी पे सिर्फ दूसरों की, बच्चों की और दूसरों की ज़िंदगियों की और दूसरों की शादियों की बातें होती थी। किसने कौन सा बैग लिया, किसने नया जेवर लिया, फ़लाँ के मियाँ की प्रमोशन हुई, पता नहीं उसकी प्रमोशन कैसे हुई। और मुझे याद है तो छोटे होते हुए मैं बोल पड़ी ना, तो मुझे मामा से बाद में बहुत डांट पिटी। तो मैंने मामा को कहा, मैंने बोल पड़ी, मैंने कहा आप लोग हर वक्त एक दूसरों की बातें करते रहते हैं। छोटी थी तो मामा ने बड़ा डांटा। उसके बाद में जब उन्होंने मेरे से बात की तो मैंने कहा मामा आप खुद ही कहती हैं कि लोगों के पर्सनल मामलात में बोलना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा बेटा फिर आप चुप हो जाती, मैं भी तो नहीं बोलती ना जब इस तरह सब लगे होते हैं। तो मैंने कहा लेकिन मामा आपकी फ्रेंड्स हैं, आप तो उनको बोल सकती हैं, तो आपने क्यों नहीं कहा। तो मेरी अम्मी ने भी फिर उसके बाद थोड़ी अपनी इस्लाह की और एक दो दफ़ा मैंने उनको सुना कहते हुए कमेटी पार्टी पे कि यार छोड़ दो, हम क्यों किसी और के बारे में बातें करते, अपनी बात करते, तुम बताओ तुम्हारी लाइफ में आजकल क्या हो रहा है। तो बात यह है कि गॉसिप करना, लोगों की बातें करना, लोगों के बारे में नेगेटिव अफवाहें फैलाना, चाहे वो सच्ची क्यों ना हो, बड़ी गलत बात है। और व्यूअर्स, आप लोगों के पेट के ऊपर से पर्दा उठाएंगे, लोग आपके पेट के ऊपर से पर्दा उठाएंगे और फिर इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आएगा जब सिर्फ नेगेटिविटी होगी, जो आजकल हम सोशल मीडिया पे होते हुए देख रहे हैं। सो आइए किचन की तरफ रुख करते हैं जहाँ पे शेफ़ आमना इलियास हमारा वेट करें। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। आमना, आज के टॉपिक के बारे में क्या कहोगे? बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही एक ऐसा ये एक इशू बन चुका है ओवरऑल हमारे माशरे का कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही है हर तरफ। हम लोग सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस है कि सामने वाला, उसकी लाइफ क्या चल रहा है। पहले तो आमना गॉसिप होती थी कि जैसे कि आप और मैं बैठे में तो हमने कहा पता है फलां के घर ये हो रहा है। अब तो लोग सोशल मीडिया पे धज्जियां उड़ा देते हैं, बहुत लोगों की पर्सनल चीज़ पता करते हैं और फिर नकली अकाउंट्स बना के। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मेरी अपनी एक दोस्त ने मुझे बताया, मैंने कहा यार ये आजकल लोग इतनी नेगेटिव बातें करते हैं सेलिब्रिटीज़ के बारे में, इतनी फजूल बातें करते हैं। तो कहती है मैंने भी एक ऐसा अकाउंट बनाया हुआ है।
तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा यार मैं तुम्हारी अपनी बेस्ट फ्रेंड इस फील्ड से वाबस्ता है। तो कहती है नहीं यार वो कभी कभी ना लोग इस तरह की नेगेटिव बात कह देते हैं कि उस पर फिर रिस्पॉन्स तो बनता है। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मैं उन अकाउंट्स की बात कर रही हूँ जो लोगों ने बनाए हुए हैं जस्ट लोगों को एक्सपोज करने के लिए, ग्रुप्स बने हुए और हैं अपना उस मुंह पे। नहीं दिखाते। नहीं करते एग्जैक्टली। और फिर वो वही कि उसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स बने हुए हैं। जी, पर्टिकुलर नाम के साथ और पर्टिकुलर जस्ट ट्रिगर करने के लिए, मतलब इतनी नेगेटिविटी ज़ाहिर है अगर आप किसी की तरफ जनरेट करें तो वो वापस आपकी तरफ भी आएगी। आपकी भी उसी तरह से किरदार को या फैमिली को या आपकी भी पर्सनल चीज़ों को ट्रिगर किया जाएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ये एक समझने की ज़रूरत है इस बात को। हम जो पॉजिटिविटी सामने जनरेट करें, अगले को अच्छे वर्ड्स दें, कोई भी अगर वो बुरे वक्त से, बुरे फेज से गुजर रहा है, बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, तो हम अगर उससे थोड़ी सी पॉजिटिविटी दें, थोड़ा सा मोटिवेट करें, तो एक तो उसका वो वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा। एंड देन वक्त के साथ आपको नहीं पता आप उस फेस पे खड़े हों किसी वक्त में, तो आपके लिए भी फिर लोग वही वर्ड्स, वही बात बोलेंगे। तो ये इसी तरह ही है कि हम लोग सिर्फ सामने वाले का कोई भी उतार चढ़ाव, उसका कोई भी फ्लॉज आपको नज़र आ गया, कोई भी उसकी ज़ात की कमज़ोरी है, हम लोग उसके ऊपर सब मिलके एक एज ए सोसाइटी शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से ही ओवरऑल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा जो एक नेगेटिविटी हमें नज़र आती है कि बस इतनी सी बात पे, बिल्कुल एक माइनर सी कोई चीज़ होगी जो इतनी हाईलाइट हो जाती है, अब उस इंसान की शायद लाइफ टाइम की पॉजिटिविटी होगी, उसका एक अचीवमेंट्स होंगी, वो सब बिल्कुल जो है फेड हो जाती है। और हम लोग एक पॉइंट को लेके कि अच्छा ये बात कर दी या ये इशू हो गया या ड्रेसिंग हो गई, किसी भी चीज़ को लेके, तो ये एज ए सोसाइटी हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि इतनी इंटरफेरेंस और नेगेटिविटी जो है वो बिल्कुल भी एज ए सोसाइटी हमें कुछ भी नहीं पॉजिटिव दे सकती। और वही चीज़ है ना व्यूअर्स, अल्टीमेटली हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना है। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी ना जमा करें कि बाद में जब अपने अमाल का जवाब देना हो तो सबसे ज़्यादा जवाब आप इस चीज़ का दे रहे हो कि क्यों आपने किसी की रेपुटेशन ख़राब की। व्यूअर्स, लोगों की तलाक़ें हो जाती हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, आपस में ख़ानदान वालों के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि बात इधर की उधर की, कितना उसमें सच, कितना, चाहे एक बात 100% सच हो, क्या ज़रूरत है लोगों के बारे में गॉसिप कर कर के लोगों को ख़राब करने की। देखें, हर इंसान की ने अपने अमाल को आगे लेके चलना है। आप दूसरों के राज जो हैं वो फाश कर देते हैं दुनिया के सामने। देखिए, एक बंदे ने अल्लाह को तो जवाब देना ही है, आप बीच में क्यों इंटरफेयर करके किसी के लिए नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। तो प्लीज़ दूसरों की ज़िंदगी के अंदर ताक झांक छोड़ें, अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस करें। मैं भी करती हूँ, आप भी करें। हम फैसला कर लेते हैं कि हमने गलत चीज़ में नहीं इन्वॉल्व होना। मेरे फ्रेंड ग्रुप्स में सबको पता है कि अगर जुगन बैठी हुई है उसके सामने किसी की गिबत या किसी के बारे में गॉसिप नहीं करना, क्योंकि ये अपसेट हो जाएगी या उठ के चली जाएगी। और हमेशा यही होता है। 2-4 दफ़ा ये मैंने किया, सब फ्रेंड्स को समझ आ गई कि यार इसके सामने गॉसिप नहीं करनी, चाहे वो सच क्यों ना हो। क्योंकि मुझे याद है एक दफ़ा यही हुआ, किसी एक हमारी फ्रेंड की पर्सनल लाइफ के बारे में इतनी डिटेल्स डिस्कस हो रही थी और वो बंदा डिस्कस कर रहा था जो उसका बहुत क्लोज फ्रेंड है, कि यार तुम्हें तो पता नहीं उसके मियाँ ने उस दिन ये किया, उसके मियाँ ने उसको ज़ोर से बाजू से पकड़ा, उसको दरवाजे के साथ धक्का दे दिया। खैर, मैं जब कमरे में आई तो उस वक्त तक ये लोग काफ़ी ज़्यादा इस पर डिस्कशन चल रही थी। 5 मिनट के बाद मुझे एहसास हुआ कि बात क्या हो रही है। मैंने कहा यार कोई खुदा का खौफ करो, मतलब अपने ही दोस्त के बारे में हम इतनी गॉसिप कर रहे हैं और तुम्हें नहीं शर्म आती कि उसने तुमसे अपने पर्सनल मसाइल डिस्कस किए, तुमने हम 4 लोगों में बैठ के बात कर दी। अब कौन सी गैर की थी, नहीं हम तो आपस में ही बैठे हैं। मैंने कहा पहले आप दोनों आपस में थे, अब आपने बैठ के 4 और लोगों को बता दिया। अब पहले जो एक बंदे को पता था 5 लोगों को पता है। मैंने कहा और तुम लोग भी घर जाके अपने अपने मियों को और अपने अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताओ कि पता है फलां के साथ ये हो रहा है। तो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? एक बंदा ऑलरेडी ज़िंदगी से तंग है, आप मज़ीद उसको टॉर्चर करें, गलत बात है। व्यूअर्स, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ़ आमना इलियास के किचन में क्या बन रहा है जानेंगे। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। हम आ गए हैं किचन में, शेफ़ आमना इलियास की किचन में, और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आधा अदरक लहसुन जो है वो डाल दूँ पैन के अंदर, ऑयल के अंदर, और उसको थोड़ा सा सौते करूं। और उसके बाद मैंने उसके अंदर डालनी है वेजिटेबल्स, ये 3 वेजिटेबल्स। और मटर पके हुए हैं, मटर बॉयल है, वो सिर्फ हम बस एंड पे डाल देंगे और उसके साथ हम इसमें सीजनिंग डालेंगे और सॉसेस डालेंगे। तो आज क्या हम वेजिटेबल स्टर फ्राई बना रहे हैं? नहीं, आज हम चाइनीज़ बारबेक्यू बिरयानी बना रहे हैं। तो चाइनीज़, जी चाइनीज़। वैसे आजकल बहुत ज़्यादा ना चाइनीज़ राइस में वेरिएशंस आ गए हैं। उसी की एक्चुअली तो चाइनीज़ की हमने अपने हिसाब से थोड़ा सा फ्यूजन किया उसको, कि जो टेस्ट है वो थोड़ा हमारा देसी होगा। ये बाय द वे आपको रेस्टोरेंट्स में मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये रेस्टोरेंट्स में प्रॉपर रेसिपी, प्रॉपर एक डिश सर्व हो रही है। बिल्कुल,
तो इसका हमने आपको सोचा है कि आपको इजीली इसका मेथड हम बता देते हैं। इंग्रेडिएंट्स आप इसके नोट कर लें, थोड़े से ज़्यादा हैं लेकिन बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि चाइनीज़ है तो थोड़ी सी उसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा होती हैं, सॉसेज होती हैं, तो इस वजह से। राइस मैंने ले लिया तकरीबन आधा किलो, उनको बॉयल करके हमने साइड पर रख दिया हुआ है। और चिकन ले लिया है आधा किलो, वो अभी मैं आपके सामने मैरिनेट करूँगी। और उसके साथ रेड चिली पाउडर लिया है 1 टीस्पून, काली मिर्च ली है आधा टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चाय के चम्मच, सोया सॉस और सिरका 1 खाने का चम्मच है, तेल 3 से 4 हमें खाने के चम्मच चाहिए होगा, लहसुन अदरक की हमने चॉप लेना है 2 खाने के चम्मच, और इसके साथ यखनी या आप चिकन क्यूब ले लें 1 कप। उसके साथ हम ले लेंगे चिली सॉस है और सोया सॉस है 2 खाने के चम्मच है, सॉल्ट लिया है 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर है, चीनी है 1 टीस्पून, और उसके साथ सुरख मिर्च पाउडर अगेन है 1 टीस्पून। उसके साथ ये वेजिटेबल्स है हमारे पास, मटर है, प्याज, शिमला मिर्च, बंद गोभी, हरा प्याज है, और जो भी इसके अलावा आपको चाहिए हो। उसके साथ हमने कोयला लिया है धुएं के लिए, और ग्रीन चिली और जो स्प्रिंग अनियन है ये हम लोग सर्विंग में यूज़ करेंगे गार्निशिंग के लिए। ओके, अब ये वेजिटेबल्स जब तक थोड़ी सी कुक हो रही हैं, मैं आपको चिकन की मैरिनेशन बता देती हूँ। चिकन मैंने क्यूब्स में लिया था, तो इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा योगर्ट ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा ये जो गार्लिक है चॉप ले लें या फिर आप पेस्ट ले लें, वो ऐड कर देंगे। वो डाल दिया हमने इसके अंदर, और अब हम इसके अंदर मैं थोड़ा सा योगर्ट डाल रही हूँ, ऑलमोस्ट आप हाफ कप ले लें। चाइनीज़ में योगर्ट? जी, ये जस्ट मैरिनेशन, एक्चुअली चाय बिरयानी भी तो है ना तो हमने इन दोनों चीज़ों को करना है ताकि उसकी बड़ा जूसी रहता है चिकन, इसकी वजह से ना थोड़ा सा जूसी बनेगा। इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया थोड़ा सा, मैं इसमें ये थोड़ा सा पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ, बिल्कुल हल्के से, ये क्योंकि हम अपने थोड़े से देसी मसाले इसमें डाल देंगे। क्या हमने पूरी तरह कुक करनी है? नहीं नहीं, बिल्कुल हमने कुक नहीं करनी, क्योंकि ये हमने इसमें लेयरिंग जब करेंगे तो तब भी आपको पता है कि वो कुक होंगी, इसलिए अभी हम बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। तो हाफ डन डन करेंगे। हाँ जी, ये डाल दें। अब हम ये भी साथ में ऐड कर देते हैं, वो ज़रा सा मैं कुक होने दो, क्योंकि बंद गोभी को तो आपको पता है 5 मिनट्स लगते हैं कुक होने में। जी, उसके बाद फिर हम इसमें सीजनिंग थोड़ी सी डालनी है और बाकी सॉसेज हमने ऐड करनी है। ये देखें, अच्छा ये मैरिनेट करके अगर आप इसको ओवरनाइट छोड़ देंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा एक फ्लेवर आएगा, अच्छे से उसके अंदर हो जाएगी जो मैरिनेशन है। लेकिन ये अभी भी अगर हम करके बनाएंगे तब भी कोई ऐसा इशू नहीं है। अब जो चिकन है उसके अंदर हमने कर दिया दही की एक अपनी मैरिनेशन, और जो वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर हम चाइनीज़ जो सॉसेज हैं वो डाल के बना रहे हैं। ठीक है, ये देखिएगा, ये अब मैंने कर लिया है, मैं इसको अब फ़ौरन ही ऑयल में डाल रही हूँ ताकि ये कुक हो जाए। मैंने चूल्हा 2 मिनट के लिए बंद कर दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था ऑयल, तो मैंने कहा उसको हम बैलेंस में ले आएंगे। ये तो हमने चले चिकन को इसके अंदर डाल दिया कुक होने के लिए। चिकन कुक हो जाता है, इसमें जो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ। चिकन में चिकन पाउडर यूज़ करें, आप चाहें तो चिकन स्टॉक डाल लें, पर उसकी इतनी ज़रूरत नहीं, बिकॉज इतनी ज़्यादा कुकिंग हमने वेजिटेबल्स की करनी नहीं है, अदरवाइज़ वो फिर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। तो आपको पता है कि वेजिटेबल्स जब आप चाइनीज़ में स्पेशली करते हैं तो वो थोड़ी सी टेंडर इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उनका क्रंच हमेशा बाकी रहना चाहिए। सॉसेस भी डाल दूँ अब इसके अंदर? सॉसेस भी डाल दें जी। ये ऑयस्टर सॉस है, ये अगेन ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसको डालें, अदरवाइज़ नॉर्मली आपको जो सोया सॉस है वो 2 टेबलस्पून आप ये ऐड कर लें। थोड़ी सी मैं इसमें अच्छा, आधा ना सॉस जो है वो हम लोग उसमें ही छोड़ देते हैं। अपनी आपने बहुत एहतियात करनी है। चिली सॉस डाल रही हूँ, ये देखिए इससे डालना जी, बाकी इसमें डाल लूँगी, इससे कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा और ऑब्वियसली फ्लेवर। अच्छा, विनेगर है, विनेगर वेजिटेबल्स में नहीं डालेंगे हम, ये मैं चिकन में ऐड करूँगी क्योंकि हमने चिकन को ज़रा सॉफ्ट करना है, उसकी टेंडरनेस भी अच्छी आ जाएगी और उसमें एक टैंगी फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। और बाय द वे सारा फ्लेवर सारी चीज़ों में डाल देंगे ना तो वो फिर उसका जायका इतना नहीं पता लगेगा जी। हाँ जी। अब ये कुछ हद तक गाजर जो है हल्की हल्की सी पक गई है जी। अब मैं इसके अंदर जो है वो बंद गोभी भी डालने लगी हूँ ताकि वो भी हो जाए, क्योंकि बाकी जो है क्योंकि मटर ऑलरेडी प्री कुक्ड है जी, तो वो वाला भी इशू आपका बॉईल किए हुए अगर आपके नहीं है पहले से कुक तो फिर सबसे पहले मटर डालेंगे, उसके बाद कुक करेंगे, उसके बाद फिर सॉसेस डालें और उसके बाद फिर आप बाकी वेजिटेबल्स डालें। बिकॉज़ वैसे गाजर मटर को आधा हाफ कर लें वो ही बेहतर है, बेहतर होता है क्योंकि उसमें फिर चांसेस वगैरह हम अगर मटर पे डिपेंड करता है ना, नया है पुराना है, अक्सर उसमें चांस रह जाता है, तो बेहतर है कि आप उसको पहले से सेपरेटली बॉईल कर लें ताकि फिर बाद में आपको ये इशू ना हो। और चावल आपने पहले से बॉईल करके बॉईल कर ली, जैसे हम बिरयानी के लिए करते हैं, एक कन्नी छोड़ देते हैं, उस तरह से हमने बॉईल करके उनको रख लिया हुआ है।
और उसके अंदर हमने बिल्कुल अब ये जैसे चिकन रेडी हो जाएगा, वेजिटेबल्स हमारी कुक हो जाएंगी, रेडी हो जाएंगी, तो जैसे हम बिरयानी की लेयरिंग करते हैं उस तरह से हमने वेजिटेबल्स की लेयर्स लगानी है और सबसे ऊपर चिकन की लेयर लगा के उसको दम पे रख देंगे। हमारी चाइनीज़ बारबेक्यू बिरयानी रेडी हो जाएगी। उससे पहले हम चिकन को स्मोक दे लेंगे बारबेक्यू फ्लेवर के लिए। और वो भी आप ये हमने इसको तोड़ना है थोड़ा सा, अभी रखेंगे, वैसे टूट जाएगा जब हम इस पे रखेंगे, अभी फ्री नहीं है ना फ्लेम हमारा, ये जैसे अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं ना थोड़ा सा, तो वो हम इसको नीचे साथ ही चलता रहेगा, साथ ही इसको जलाते रहेंगे, क्योंकि आपने हल्का सा स्मोक देना है, आपको बहुत बड़ा पीस, इसीलिए हम सिर्फ चिकन में दे रहे हैं। आप पूरी चाहें तो आप इसको मिक्स भी कर लें, लेकिन बेहतर है कि खाली आप अगर चिकन अलग से बनाएंगे तो उसके जूसेस बड़े अच्छे से इसमें लॉक हो जाते हैं, जिस तरीके से हमने इसकी मैरिनेशन की है, और उसके साथ फिर आप सिर्फ चिकन में जब स्मोक देंगे तो वो बड़ा अच्छा उसका फ्लेवर आता है। वेजिटेबल्स को हम लोग अवॉइड कर रहे हैं कि हम उसके अंदर नहीं वो ऐड कर रहे हैं। मैं तो ये करती हूँ कि यूजुअली मैं जब पकने के लिए कोई चीज़ रखती हूँ कि कोयले को 10 को मिनट लगते हैं, आपने कोयले को जो है वो नीचे रख दिया, ऊपर आपने देचकी रख दी, साथ साथ काम होता रहता है। अब जैसे कि ये देखें कि वेजिटेबल्स इन इटसेल्फ बड़ी जूसी हैं। कभी आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जहाँ पे लोगों ने आपके घर में या आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश की? बहुत ज़्यादा। हमारा तो मुझे वही, जैसे अभी हम लोग बात भी कर रहे थे जी, बिल्कुल, कि ये शायद एक वो हमने अपना समझ लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लिया कि किसी की भी लाइफ का कोई भी इशू है या कुछ भी है। देखिए, अगर कोई इंसान ये नहीं ज़रूरी समझ रहा किसी भी इशू को लेके, उसकी लाइफ में कोई इशू चल रहा है या कुछ भी है, अगर वो उसको लेके आपसे बात करना या डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझ रहा है या वो अवॉइड कर रहा है, आपको नहीं पता कि उसकी क्या जर्नी है, वो कैसे किसी भी चीज़ से कूप अप कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप फिर कुरेद के हर बात में इंटरफेयर करें या आप पूछें या आप बार बार उस चीज़ को कंसर्न शो करें। कंसर्न इज इन अनदर सेंस, लेकिन अगर आपका ये देखिए, ट्रिगर करना, इवन अगर कंसर्न है, देखिए हर बंदे की पर्सनल लाइफ होती है। अगर कोई इंसान आपके साथ नहीं शेयर करना चाह रहा, ये बड़ा एक इशू होता है कि जबरदस्ती बताओ मुझे, क्या है, नहीं मुझे बताओ। भाई हर बंदे के अपने मसाइल होते हैं, और हर वक्त हम हर टॉपिक पे बात करना भी नहीं चाह रहे होते ऑब्वियसली लाइफ में, किसी टाइम पे फोकस। मुझे आज भी याद है, मेरी एक फ्रेंड ने एक दफ़ा हम कह रहे थे कि बताओ ना क्या हुआ है, बताओ ना क्या हुआ है। पता क्या कहती है? कहती है यार मैं ऑलरेडी एक मसले में फंसी हुई हूँ, ऊपर से तुम लोग उसी के बारे में मजीद बात करना चाह रहे हो, तो मुझे भी तो कुछ सांस लेने का मौका। और वैसे भी देखें, अगर आप फ्रेंड्स में आके बैठे हैं तो आप उस टाइम पे चाह रहे हैं कि यार थोड़ा सा मैं शायद डाइवर्ट होने के लिए आप आए हो, थोड़ा सा अच्छा टाइम गुजारना चाह रहे हो, एंड देन अगेन अगर वहाँ पे भी वही टॉपिक और वही लाइफ की जो भी इश्यूज हैं या नेगेटिविटी या कोई भी आपका चैलेंज चल रहा है वही डिस्कस करना है, तो हमें ये एक दूसरे की पर्सनल स्पेस का एहतराम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कोई नहीं करता। बिल्कुल। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इवन आप बाहर के ममालिक में देखते हैं कि लोग अपने बच्चों को ना, मतलब अगर एक बच्चा कहता है कि मामा आई डोंट वांट टू, या मैंने ये बात नहीं करनी, तो उस चीज़ को छोड़ दिया जाता है, छोड़ देते हैं, उसको एक अजाब नहीं बनाया होता ज़िंदगी का। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, या मे बी आई राइट नाउ आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। मतलब वहाँ पे तो बच्चे भी, अगर बच्चों को माँ भी कहे कि बेटा ये क्या हुआ है, अगर वो कहते हैं कि जी मैंने नहीं बात करनी, तो माँ पे वो छोड़ देते हैं उस बात को कि भाई बाद में डिस्कस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। जब बच्चा इजी फील करेगा या जब उसको लगेगा कि ठीक है अभी इस वक्त मैं बात कर सकता हूँ। और फिर एक ये बहुत चीज़ है कि सारी मतलब पूरी फैमिली या मतलब फैमिली से मुराद, और देखिए ये आप घर के लेवल पे अपने बच्चों को सिखाते हैं। मैं यही बात जो बार बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि एक प्राइवेसी होती है। अगर आप बच्चे को ये नहीं सिखाएंगे कि प्राइवेसी का किस तरह ख्याल करना है, अब आपके बच्चे हैं, आपके बेटे हैं, आप अगर उनको नहीं सिखाओगे कि बेटे किसी की पर्सनल स्पेस, कल को उसने किसी बच्ची से शादी करनी है और उसकी ज़िंदगी अजाब कर देनी है, ये चीज़ें इसी लेवल से ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, बताओ क्या हुआ है, बताओ ये, और फिर सबके बीच में बैठ के बताओ, सबको बताओ, वो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए एज पेरेंट्स, एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये चीज़ें हम लोगों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि कल हम अपने आने वाली जो भी जनरेशन है उसको एक बेहतर माशरा दे सकें। बिकॉज देखिए हम ही रोल मॉडल्स हैं, बाहर से आके तो किसी ने रोल मॉडल नहीं बनना ना, हमने ही रोल मॉडल बनना है अपने बच्चों की लाइफ में। एंड अगर हमने अपने बच्चों की लाइफ में रोल मॉडल बनना है तो द ओनली ऑप्शन इज टू बी पॉजिटिव एंड टू क्रिएट पॉजिटिविटी, और उस पॉजिटिविटी में गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, डाल लेते हैं। अच्छा, ये भी थोड़ी कुछ सॉफ्ट हो जाएंगी, और बस वेजिटेबल्स का इससे ज़्यादा नहीं। देखो, इफ़ वी डोंट गाइड आवर चिल्ड्रन, इफ़ वी डोंट गाइड पीपल, देन हु इज़ गोइंग टू गाइड देम? हर बंदे को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आप हमेशा नोटिस करेंगे कि जिस घर में कोई माँ जो है या बाप जो है वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इंटरफेयर करता है, ताक झांक करता है, उसके बच्चे भी ऐसे ही होंगे। बिल्कुल ऐसे ही, सारे नहीं तो इक्का दुक्का बच्चा ऐसा निकलेगा जो हर चीज़ में इंटरफेयर करता है।
तो डोंट डू दैट ना, डोंट डू दैट टू योर सेल्फ एंड डोंट डू दैट टू योर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, ताकि फिर वो चीज़ आगे सोसाइटी में भी इस तरीके से मूव ना करे। ये बाय द वे देखिए, अब इतनी ज़्यादा सब्जियां डाल रही हैं, ये सारी सब्जियां इस देचकी के अंदर अगर आप टर्न करें, ये देखें इस देचकी के अंदर डलेंगी, ये इतने चावलों में इतनी ज़्यादा सब्जियां डलेंगी, साथ में जब चिकन डलेगा तो आप मुझे बताएं कि कितना अच्छा और हेल्दी ऑप्शन। और बाय द वे ये कंप्लीट मील, हमारे यहाँ ये होता है ना कि जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो हम 3-4 डिशेस बनाते हैं, बट 1 पॉट डिश है। कभी कभी 1 डिश पार्टी पे आपने जाना होता है, किसी को आपको इनवाइट किया होता है कि सब एक एक, हम लोग के फ्रेंड्स में अक्सर होता है कि भाई सब एक एक डिश अपने घर से बना के लाएं। और बड़ी नीचे कोयला भी हमारा, हाँ जी, वो भी ऑलमोस्ट बस हो गया। सिर्फ थोड़ा सा ये चिकन का जो जूसेस हैं ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा एंड देन फिर हम इसमें स्मोक दे लेंगे और सिर्फ इसकी फिर उसके बाद वेजिटेबल्स एंड देन चिकन की लेयरिंग रह जाएगी। क्योंकि चिकन अपनी जगह व्यूअर्स कुक हो गया। जी, अब हमने सिर्फ ये काम करना है कि इसके अंदर हम धुआं देंगे, उसके बाद ये जो चावल हैं रेडी हैं, इनको चूल्हे पे रखेंगे, इसके ऊपर एक वेजिटेबल की तय आएगी, उसके ऊपर चिकन आएगी। ये भी कर सकते हैं कि आधे चावल निकाल लिए, नीचे आपने चावल डाले, फिर आपने वो सब्जी डाली, फिर आपने चावल डाले, फिर आपने ऊपर से चिकन डाल दी। दोनों मेथड्स इस तरह की हो जाएंगे, क्योंकि उसको फिर हमने स्लो फ्लेम पे उसको दम पे रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से जो चावलों में भी कसर है वो भी कुक हो जाएगी और पूरा फ्लेवर एक मिक्स हो जाएगा। बिल्कुल। और जब आपने इसके ऊपर इसको स्मोक देना है तो कोई आपने प्याज का पत्ता या फॉइल का पीस रखना है, उसके ऊपर कोयला डाल के थोड़ा सा उस पर 2-3 कतरे ऑयल के डाल के इसको बंद कर दिया, उसको दम दे दिया और वो आपका बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाएगा। और बाय द वे घर पे भी अगर आप बारबेक्यू बनाएं तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है। चाय कितनी पीती हो बाय द वे? ओह माय गॉड, एडिक्शन। कितनी? वो 3, 4, 5 जितने मिल जाए। 3 तो मस्त है यार, सही बताओ ना कि कितने कप पीती हो? 3 कप। 3 कप। 3 मस्त। आपको पता है आज इंटरनेशनल टी डे है। आज चाय को सेलिब्रेट तो करो, लेकिन चाय कितनी पीनी चाहिए, कितनी डेंजरस हो जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़, बात है ये तो प्रूव हो गया कि ब्लैक टी जो चाय का कहवा होता है वो हमारी सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है, लेकिन कितना, ये वही चीज़ है कि लोगों ने ग्रीन टी पीनी शुरू की तो पीते ही चले गए। तो आज इंटरनेशनल टी डे है, हम नॉर्मल चाय की भी बात करेंगे, ब्लैक टी की भी बात करेंगे, दूध पत्ती चाय, दूध डाल के चाय की बात करेंगे, हम ग्रीन टी की बात करेंगे, और आजकल फ्रूट टीज बड़ी इन है, और मैंने कश्मीरी चाय पे भी बात करनी है। सो वेरियस डिफरेंट टीज़ पे बात करेंगे, क्योंकि ज़ैनब गोंदल ब्रेक के बाद ज्वाइन कर रही हैं, तो न्यूट्रिशनिस्ट वही हैं, उन्हीं से जानेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इंटरनेशनल टी डे, भाई ये दिन तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़ोरों खरोश से मनाना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर चाय बहुत पी जाती है। एक और जगह जहाँ पे चाय बहुत पी जाती है वो है इंग्लैंड, लंदन में, यूके में बहुत ज़्यादा चाय पीने का वो रुझान है। लेकिन चाय भी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, हर जगह की अपनी किस्म की, अपनी टाइप की एक चाय होती है। हमारे यहाँ तो आपको पता है ब्लैक टी का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि तारीफ़ सबसे ज़्यादा इस वक्त ब्लैक टी यानी कि चाय की पत्ती और पानी, उसके अलावा दूध ना उसमें डाला जाए। खैर, इंटरनेशनल टी डे है तो हमें गाइड करेंगी ज़ैनब गोंदल, हमारे साथ डाइटिशियन, फूड टेक्नोलॉजिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब, इंटरनेशनल टी डे यस, अगर दिन मनाया जा रहा है तो हमने सोचा कि हम उससे रिलेटेड बातचीत भी कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि चाय मोस्ट एक्साइटिंग चीज़, खुशी है तो चाय है, गमी है तो चाय है, स्ट्रेस है तो चाय है, डिप्रेशन में चाय है, कुछ बैठने का मौका है तो चाय है। लेकिन इस चाय के ना तो हम बेनिफिट्स को देख पाते हैं, ना ही नुकसानात को देखते हैं, और बस पीते ही चले जा रहे होते हैं। नहीं, और वही वाली बात जिस तरह अभी ये बात कर रही थी आमना, धुओं में मलबूस एक खातून इस वक्त जो धुआं कर दिया आपने हमारे पूरे स्टूडियो को। मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं चाय की, तो आपने क्या कहा था, आप कितनी चाय पीती हैं ब्रेक से पहले, बताएं। जितनी मिल जाए अल्लाह की नेमत है, लेकिन 3 कप तो मस्त है। हम ना शो के बाद मिलते हैं। अच्छा, चलें जरा। पिटाई है मेरा ख्याल है। मतलब बात ये है कि अब चाय की बड़ी तारीफ हो रही है आजकल, लेकिन अगर चाय इतनी ज़्यादा इस्तेमाल की जाए कि वो आपका मीठा उड़ा दे तो इट्स अ प्रॉब्लम। अच्छा, चाय जो है ना, उसकी सोचना और पहले ये अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है कि चाय की टाइप्स क्या हैं। हमारे पाकिस्तान में हम लोग सिर्फ एक ही चाय को जानते हैं जो कि ब्लैक टी है, बल्कि ब्लैक टी भी नहीं, उसको मैं तो कहूँगी दूध पत्ती या कड़क चाय उसको बोल दूंगी मैं, क्योंकि ब्लैक टी होती है, ब्लैक टी इज कावा, यस, जिसके अंदर आपने कुछ नहीं डाला, पानी और पत्ती, दैट्स इट। हाँ,
उसके अलावा जो डिफरेंट टीज़ जो मुझे अच्छा लग रहा है कि थोड़ी बहुत जो है ना वो वेस्ट से हम ये चीज़ ले रहे हैं और लेनी चाहिए, जिसके अंदर कैमोमाइल टी आती है, ओलोंग टी आती है, माचा टी आती है, इवन मोरिंगा की टी जो है वो बहुत कॉमन होती जा रही है पाकिस्तान में। फ्रूट टीज हैं, फ्रूट टीज़ हैं, आइस टीज़ जिनको हम कहते हैं वो है, लेमन ग्रास टी कैंसर के पेशेंट्स को दी जाती टीज़ है हमारे पास। उसके अलावा हमारे जो अपने मसाले हैं उनकी जो चाय बनती है जिसमें इलायची, दारचीनी, उसके अलावा हम जो सौंफ का पानी वाली चाय ही होती है सॉर्ट ऑफ, हम उसको वही कह सकते हैं। आपको ब्लोटिंग है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको दिल का मसला है, आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, आपको किडनी का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, इवन आपको डायबिटीज़ है उसको सॉर्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप की जो टीज़ हैं, अगर आप उनको इनकॉर्पोरेट कर लेते हो अपनी लाइफ में तो आप सभी बीमारियों से बच सकते हो। अब जैसे कि अगर आप 6 कैटेगरीज ऑफ टी की बात करें, एक्चुअली कैटेगरीज की अगर बात करते हैं तो आपके पास आती है वाइट टी, ठीक है, जो सबसे कम प्रोसेस चाय होती है, इसमें चाय के पत्ते उतार के बेसिकली इसको यूटिलाइज किया जाता है। फिर ग्रीन टी आ जाती है, वो हम जानते हैं। येलो टी, ये बड़ी कम कॉमन चाय है लेकिन इसका थोड़ा येलो ही कलर होता है और उसका बड़ा मेलो सा टेस्ट होता है। फिर ओलोंग टी जो चाइनीज चाय होती है। देन ब्लैक टी तो हम जानते ही हैं, एंड पुअर टी ये यूनान प्रोविंस से आती है और इसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस बड़ी होती है। फिर हर्बल टीज़ भी होती हैं। अब हर्बल टीज़ में कैमोमाइल, पेपरमिंट, हिबिस्कस, ये वाली आ जाती है। शुरू कहाँ से करूँ ये बताएं, क्योंकि मेरे पास सबके बताने के लिए बेशुमार। भाई सबसे पहले तो उस चाय से शुरू करें ना जो हमारे मुल्क में पी जाती है और जिस अंदाज में पी जाती है। अच्छा, सबसे पहले ब्लैक टी के फ़ायदे से शुरू करती हूँ, फिर उसमें दूध डाल के उसके फ़ायदे क्या हो जाते हैं, नुकसान क्या हो जाते हैं, और चीनी डालने से क्या असर होता है वो फिर बता। क्योंकि कहीं गलती से ये बात मशहूर हो गई कि चाय जो है सेहत के लिए अच्छी है, बुरी नहीं है जैसे पहले कहा जाता था, तो लोगों ने वाफिर मकदार में दूध डाल के उसके अंदर लवाजमात, चीनी वीनी, शहद छूट डाल के उसको पीना शुरू कर दिया। अच्छा, एक रिसर्च सेंटर है इंग्लैंड में जहाँ पे 2006 में तकरीबन 5 लाख लोगों ने अपने आप को डिवोट किया कि हम लोग जो जितनी भी रिसर्चेज आपने करनी है आप हम पे कर सकते हैं और सारी। तो 2010 में उन पे एक रिसर्च स्टार्ट की गई और उनमें कुछ लोगों को 2 से 3 कप चाय पिलाई गई पूरे दिन में, कुछ लोग जो थे उनको 7 से 8 कप भी चाय पिलाई गई, और 2020 में उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट किए गए। लेकिन मैं फिर मेंशन रिज़ल्ट बताने से पहले ये करना चाहूँगी कि ये सिर्फ एक रिसर्च है, अभी इस पे और कोई रिसर्च उस टाइप की नहीं हो सकी। 5 साल हो गए हैं इस रिसर्च को, इसके ड्रॉबैक्स पे और उस पे बात लोगों ने की है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट में रिसर्च कोई नहीं आई। उन्होंने ये बताया कि जिन लोगों ने जो है वो चाय पी है तकरीबन 3 से 4 या 5 कप के दरमियान में, उनकी लाइफ कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई है, यानी उनके उम्र के जो हिस्सा है वो दराज हो गया है। अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल 5 साल 6 साल और जीना था और चाय अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो शायद अब वो 10 साल तक जिएंगे। आपके हार्ट के जितने प्रॉब्लम्स हैं आप उसको सॉर्ट आउट इससे कर सकते हो। उससे होता क्या है, आप अपने वेट को कम कर सकते हो, क्योंकि आपकी थर्मोजेनेसिस का एक जो प्रोसेस होता है, थर्मोजेनेसिस बेसिकली ये होता है कि आप कुछ भी पीते हो, खाते हो, आपकी बॉडी उसके रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस करती है। जब आपने चाय पी है तो आपको एकदम से गर्मी लगना शुरू हो जाती है। इसीलिए तो हम कहते हैं ठंडे मौसम में या एसी में बैठ के चाय पीने का मज़ा आता है, क्योंकि जो थर्मोजेनेसिस प्रोसेस होता है उसमें हमारी बॉडी अगर हीट रिलीज़ करती है या हमें पसीना आता है तो वो हमारे वेट को भी कम करने में बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करती है। आपने चाय पी, चाय पीने से आपकी जो भूख होती है, हंगर होती है, वो बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाती है। हंगर सप्रेसेंट्स में भी हम चाय को इसलिए डालते हैं, और सुबह उठते ही बेड टी या चाय को इसलिए मना किया जाता है क्योंकि आपका ब्रेकफास्ट था, आपका मेटाबॉलिज्म पीक पे था, 100% पे था, आपने चाय पी, आपने अपने मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक किया और आपने जो उसकी पूरे दिन की प्रोसेसिंग थी उसको स्लो डाउन कर दिया। इन कॉन्ट्रास्ट दूसरी रिसर्च ये कहती है कि अगर आप सिर्फ ब्लैक टी पीते हो पानी में पत्ती डाल के, तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को हाई करती है। लेकिन जैसे ही हम उस चाय के अंदर दूध को ऐड कर देते हैं, दूध ऐड करने से उसकी जो आप समझे इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में हो रही होती है, इंसुलिन के लेवल्स जो होते हैं वो दूध बढ़ाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सुबह सुबह उठते ही चाय पीने से मना किया जाता है, क्योंकि वो आपके ब्लॉक कर देती है, जितने भी इनहिबिटर्स होते हैं आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देती है। इसलिए सुबह उठते ही पानी पिए सबसे पहले। जब पानी आप पियोगे तो बॉडी एक डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में ऑटोमेटिकली जाना शुरू हो जाती है। उसके साथ अगर आप उसमें कोई और चीज़ ऐड कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे माचा टी की मैं बात कर रही हूँ, हिबिस्कस टी की अगर हम बात करते हैं, हिबिस्कस बेसिकली होता क्या है पहले ये पौधा है। हाँ, आम हमारे घरों के बाहर लगा हुआ होता है, लाल कलर का उसका फूल होता है, वो हिबिस्कस होता है।
हम जरा उसको मॉडर्न जब हिबिस्कस कहते हैं तो लोगों को समझ नहीं आती। उर्दू नाम मुझे नहीं आता इसलिए मैं नहीं बट हमने ऑन एयर बड़ी दफ़ा हिबिस्कस से हाँ। स्क्रब्स बनाए हैं, क्रीम्स बनाई हैं। हिबिस्कस को किस तरीके से चाय में इस्तेमाल करना है। बालों की ग्रोथ अगर नहीं होती तो आप अपने ऑयल में हिबिस्कस को बॉईल कर लें और उसके बाद आप उस ऑयल को लगाना शुरू कर दो, बालों की ग्रोथ अच्छी होनी शुरू हो जाती है। आपके बेबी हेयर्स विद इन लाइक मंथ्स 2 to 3 मंथ्स में आप बेबी हेयर अपने सर पे देखना शुरू कर दोगे। सिंपल जो भी ऑयल लगा रहे हो उसमें उसको ऐड ऑन कर लो, यू आर गुड टू गो। हिबिस्कस टी में किसी भी और चाय से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स मैं अक्सर ये बताती हूँ कि आपकी बॉडी के जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको बॉडी से निकालने में हेल्प करती है, आपको कैंसर से प्रिवेंट करती है। इवन अगर आपको अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ़ करे, कैंसर हो गया है तो बॉडी से उसकी जो जड़ों को ख़त्म करना है वो हिबिस्कस बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करता है। अगर आपको आप ट्रीटमेंट करा रहे हो कैंसर की तो कैंसर कई दफ़ा बॉडी में उसके पार्टिकल्स रह जाते हैं, कुछ सेल्स जो डैमेज होते हैं वो बच जाते हैं जिसकी वजह से वो किसी और ऑर्गन पे अटैक कर देते हैं। लेकिन अगर आप इन टीज़ पे रहते हो, हिबिस्कस पे स्पेसिफिकली रहते हो, तो ये रिसर्च प्रूवन है कि वो आपको इससे ठीक करता है, एक हेल्दी लाइफ आपकी वापस देने में हेल्प आउट करता है, स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर। अगर हम कैमोमाइल टी की बात करते हैं, जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, वो नींद से तंग रहते हैं कि जी इंसोम्निया है, उनको रात सारी जागते हुए गुजर जाती है या स्क्रीन यूज़ करते हुए गुजर जाती है, अगर वो कैमोमाइल टी को यूज़ करते हैं तो उसकी जो खुशबू होती है वो आपके जितने हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जिसको हम डोपामिन भी बोलते हैं, वो उसको रिलीज़ करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और आप डोपामिन जो है वो जितना रिलीज़ होता है आप उतने हैप्पी होते हो, खुश होते हो, नींद आने के चांसेस उतने अच्छे और उतने ज़्यादा होते चले जाते हैं। अब जैसे थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस मैंने बताया, आप जो है कैमोमाइल टी सोने से आपने 1 घंटा पहले अगर पी तो वो एक वेट लॉस का जो प्रोसेस है रात में, क्योंकि BMR की जब हम बात करते हैं ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसका मतलब ही ये होता है कि आपकी बॉडी ने फॉर एग्जांपल वेट कम करना था एक्सरसाइज से 20% आपकी बॉडी ने सिर्फ कम करना था, तो BMR जो है ये आपके डेली बेसिस के जो उसने काम कराने हैं, जिसमें दिल ने काम करना है, हार्ट ने काम करना है, दिमाग ने काम करना है, आपकी किडनीज ने वर्क करना है, आप सो भी रहे होते हो तो भी वो अपनी वर्किंग कंडीशन में होते हैं, तो जब वो वर्क करते हैं तो आपका वेट लॉस हो रहा होता है। तो आप अगर इस तरह की टीज़ को रात में और सुबह में इनकॉर्पोरेट करते हो तो आप बड़ा ईजी और लाइट फील करते हो। इसके बाद ग्रीन टी की ऑफ कोर्स मैं बात करना चाहूँगी कि ग्रीन टी जो है वो लोगों को बहुत पसंद है आजकल। और लोग ना इतनी ज़्यादा ग्रीन टी पीना शुरू कर देते हैं कि पानी, अब क्या करते हैं, अब ये कहीं एक दफ़ा आम हो गई बात कि भाई ग्रीन टी जो है वो आप खाने के बाद पी लिया करें तो वेट कम हो जाएगा, तो वेट कम हो जाएगा। तो लोगों ने सुबह उठते ही ग्रीन टी पीनी शुरू कर दी, रात को सोने से पहले 3 दफ़ा खाना किया तो 5-5, 6-6 कप ग्रीन टी के। मेरे पास एक पेशेंट आई थी वो 25 कप ग्रीन टी के पीती कैसे? थी, क्योंकि वो पानी की जगह भी ग्रीन टी पीती थी। नहीं वो तो हाँ, क्या करते हैं लोग के बॉटल के अंदर ग्रीन टी के वो डाल देते हैं टी बैग्स और सारा दिन वो बनती रहती है गर्म और उसको पीते रहते हैं और उनको लगता है कि ये फ़ायदेमंद है। फॉर गॉड सेक, पानी का काम पानी ने करना है और ग्रीन टी जो है उसके फ़ायदे ऑफ कोर्स हैं, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप ग्रीन टी के मैक्सिमम भी 2 कप एक दिन में ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने ग्रीन टी को कंज्यूम नहीं करना। ग्रीन टी करती क्या है, बेसिकली चाय क्या करती है, चाय का काम है आपकी बॉडी में एक्सेस जो पानी है उसको ड्राई करना। अगर हम ये कहते हैं ना कि ग्रीन टी वज़न कम करती है, तो ग्रीन टी आपकी जो कैलोरीज, अब ये नहीं हो सकता कि आपने जो है वो निहारी खाई, पाए खाए, नली खाई और उसके बाद आप कहें कि जी मैंने ग्रीन टी पी ली तो मेरी वो कैलोरीज बर्न आउट होंगी। नहीं, वो कैलोरीज बर्न आउट नहीं होंगी, जो आपने एक्सेस बॉडी में पानी होगा वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। अब पानी अगर बॉडी से एक्सेस एब्जॉर्ब हो रहा है तो ऑफकोर्स आपको वेट में शीट पे तो लगेगा मेरा वज़न कम हो रहा है, लेकिन आपका कैलोरी काउंट वहीं का वहीं है, आपका कैलोरी कम नहीं हुआ। पानी अगले दिन आप फिर पियोगे, बॉडी का वाटर वेट वापस आएगा, आपका वेट जो है मशीन पे वापस आ जाएगा और आप फिर से वेट गेन कर लोगे। तो ये तो एक आप विशेष साइकिल में चले जाओगे, कभी वेट लॉस वेट गेन, तो उससे बाहर निकलने की हमें ज़रूरत है। और ग्रीन टी को प्लीज़ आप इसलिए इस्तेमाल ना करें कि ये वेट कम करेगी। ग्रीन टी के जो एक्चुअल बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि ये आपको एक सूदिंग इफेक्ट्स देती है, रिलैक्सेंट होती है, लेमन जैसे इसमें फ्लेवर आता है, आप लेमन उसमें डाल के लेते हो, आपको एसिडिटी से बचाती है, एसिड रिफ्लक्स से बचाती है, आपको किडनी स्टोन से बचाती है। तो आपने अगर इनकॉर्पोरेट इसको करना है तो प्लीज़ किसी अच्छे ब्रांड की लें, क्योंकि जो टी बैग्स में आती है ना उसके बैग को हमें अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा क्यों?
इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कि टी बैग Yes. बेहतर ऑप्शन है, और हैरान कौन बात यह है कि टी बैग जिसके अंदर स्टेपलर भी लगा हुआ होता है, वो टी बैग धागे समेत और उसके स्टिकर, वो जो टैग होता है उसके समेत लोग डाल देते हैं चूल्हे के ऊपर उबलने के लिए। Yes. ये हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। अच्छा, तो अब हम वापस आ गए हैं व्यूअर्स, और जैसे कि आप जानते हैं इंटरनेशनल टी डे मनाया जा रहा है। लोग बड़े खुश हैं, भाई चाय का आलमी दिन है। चाय के आलमी दिन पे चाय से रिलेटेड अवेयरनेस देनी भी ज़रूरी होती है। और जिनको नहीं पता था, अब आपको पता है कि एक टी का भी इंटरनेशनल डे होता है। टी इतनी अहम चीज़ है कि चाय का भी एक आलमी दिन है। चाय की हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे बैग्स की। Yes. टी बैग होते हैं, वो सफ़ेद सा एक बैग होता है, उसके साथ धागा लगा हुआ होता है, उसमें एक स्टेपलर भी लगा हुआ होता है, और एंड पे उसके एक स्टिकर भी है। स्टिकर जैसा भी होता है। पूरा का पूरा लोग चाय के कप में डिबोने की तो समझ आती है, लेकिन जब आप वो पूरा का पूरा डाल देते हैं चूल्हे के ऊपर उबलने के लिए पानी में, Oh my God. कि भाई हमें छानना नहीं पड़ेगा। अच्छा, छानना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने वो चाय जो थी वो इसलिए पीनी थी कि वो आपको बीमारियों से बचाए। अगर आप उसमें प्लास्टिक भी डाल रहे हो, स्टेपलर भी डाल रहे हो, आप उसमें वो बैग डाल रहे हो जिसकी आपको क्वालिटी का नहीं पता, और मैं आपको ये कह रही हूँ कि बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट या बीइंग अ पर्सन जिसके पास लोग ऐसे आते हैं, और मैं उनको, मेरा मिलना मिलाना इतने डिफरेंट लोगों से होता है कि मैं उनको इंटरैक्ट करते हुए देखती हूँ कि वो वाकई जब कप में पी रहे होते हैं तो चाय अंदर ही पड़ी हुई है टी बैग, और वो वैसे ही पी रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का बैग इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो बैग आपको कैंसर कॉज कर सकता है। इसलिए आपने अगर ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले तो एक खुली ग्रीन टी जो आपको मिले आप उसको लो, आप उसको देखो, और ख़ुद आपको पता हो कि आप बना के पी क्या रहे हो। क्योंकि कुछ साल पहले ये बहुत ज़्यादा एक चीज़ वायरल भी हुई थी जिसमें टी बैग्स में जो है वो कीड़े और सुंडियाँ और जो वो एक और अजीब सी वो होती है वो मिलनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों की बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हुई थी काफ़ी। तो अगर आपने ग्रीन टी पीनी है तो आपके पास एक अच्छा ब्रांड होना चाहिए, आप उसकी इस्तेमाल करो। मुझे किसी ने जो है वो गिफ्ट की ग्रीन टी ही लाके, और वो आई थी श्रीलंका से और एक आई थी मेरे पास इंग्लैंड से। अब उनके टी बैग की और टी की जो क्वालिटी थी वो क्वालिटी और जो यहाँ पे टी की क्वालिटी मिलती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इवन जो वो बैग की क्वालिटी थी उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क था। तो प्लीज़ जब आप कोई चीज़ बाय करते हो ये ज़रूर सोच के किया करें कि ये मेरी बॉडी में जानी है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, और अगर मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है। अगर आपने बॉईल करना है, सबसे पहले तो टी बैग वाली जो वो चाय होती है उसको बॉईल करने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। उसका कॉन्सेप्ट यही है कि कप में आपने गर्म पानी डाला, उसके अंदर आपने उसको डिपिन कर दिया और आपने उसको पी लिया। अगर आपने उसको पकाना है तो प्लीज़ आप अपने टी बैग को खोलें, एक प्लेट में डालें, उसको पहले देखें कि इसके अंदर क्या है और फिर उसको पकाने के लिए डालें चूल्हे पे। अदरवाइज़ उसको आप उसमें बना सकते हो। नहीं दिल मानता, खुली ले लो, खुली लेके उसको बना लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, फ्रूट टीज के क्या बेनिफिट्स हैं? अच्छा, फ्रूट टी का बेनिफिट अच्छा, ग्रीन टी की बात हो रही थी ब्रेक से पहले, कितनी ग्रीन टी पीनी है दिन में? मैक्सिमम 2 कप। चाय कितनी पीनी है मैक्सिमम? 2 कप। 2 कप। और 2 कप जो पीनी है हर चाय, कॉफ़ी, किसी भी किस्म की चाय के 1 कप के बदले में 2 ग्लास पानी पीना है और एक्स्ट्रा पीना है डेली लिमिट से। आपकी डेली लिमिट है 10 से 12 ग्लास। आप ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरी चाय होती है, ये पानी होता है। चाय का कप मेरा पूरी प्रोग्राम के दौरान चलता है, इसी को मेरी हीट कर लेती हूँ। और प्रोग्राम के बाद भी आधा बचा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि सीधी बात है व्यूअर्स, एक दिमाग में वो खन्नास है ना कि बस चाय पीनी है। सो वो एक तसल्ली के तौर पे वो पड़ा होता है। उसके साथ पानी होता है, ये पानी का ग्लास बार बार रीफिल होता है। तो अगर मैं ये 1 कप चाय का पीती हूँ तो इसके साथ एटलीस्ट 2 अप टू 4 ग्लासेस में पानी के पी लेती हूँ, क्योंकि मैं अपनी पूरी एक 1.5 लीटर की बोतल साथ लेके आती हूँ, जो मेरी थर्मस है उसमें से मैं पानी पीती रहती हूँ। क्यों? क्योंकि इसके बरक्स मैंने 2 ग्लास पानी पीना है इसको बैलेंस करने के लिए, और 2 ग्लास मैंने पीना है नॉर्मल अपनी जिस्म की ज़रूरत पूरी करने के लिए। और अगर आप अर्लियर इन द डे पानी नहीं पीना शुरू करते तो शाम को सोने से पहले पियेंगे तो सारी रात आप वॉशरूम में होंगे। एग्जैक्टली, नींद डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से आपका अगला पूरा दिन डिस्टर्ब होगा। लोग कहते हैं आपकी स्किन बड़ी फ्रेश है, आप चाय नहीं पीती, आप ये नहीं करती, वो नहीं करती। मैं जो मर्जी दिल में चाहता है व्यूअर्स करती हूँ, लेकिन पानी का इस्तेमाल करती हूँ वाफिर मिकदार में। और चाय अपने आप को जगाने के लिए, क्योंकि अभी ब्रेक के बाद हम स्लीप डिसऑर्डर्स और नींद की बात करेंगे और वो क्या चीज़ें हैं जो हमारी नींद को डिस्टर्ब करती हैं, तो चाय को बिल्कुल सोने से पहले लेना भी ज़्यादती है। अच्छा, ये बताओ कि चाय किस टाइम तक लेनी चाहिए, कोई भी चाय हो?
अगर आपको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है और आपको चाय ट्रिगर करती है नींद आने में, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं वाकई दुनिया में जो चाय ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद फ़ौरन सो जाते हैं और उनको नींद आ भी जाती है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बॉडी टाइप ऑफ कोर्स। लेकिन जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं, ये 95% जो लोग हैं, अगर वो रात को 10-11 बजे के बाद चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो उनको नींद नहीं आती। एक दिन मैंने क्या किया, मेरे गले में दर्द हो रही थी, मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, शहद पानी सोचा, फिर सोचा कि नहीं यार मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ, और मैंने रात के 12 बजे ब्लैक कॉफ़ी पी ली। सुबह 3-4 बजे तक मुझे नींद नहीं आई एंड आई वाज लाइक यार मैं क्या करूँ, मैं दीवार में सर नहीं सिर्फ मारा, बाकी मैं हर काम कर चुकी थी। अगर आपको नींद का प्रॉब्लम होता है तो मैक्सिमम रात 10 बजे तक आपने चाय कॉफ़ी कुछ भी पीना है उसको ख़त्म कर दें, और आप अपने सोने की तैयारी जो है ना, बेड टाइम आपका 11 बजे मस्ट होना चाहिए। नहीं तो रात के 10 बजे चाय पी के किस तरह रात के 11 बजे आप सो सकते हैं? आई एम सॉरी, मैं तो रात को 7 बजे भी चाय पी लूँ तो मुझे 10 बजे नींद नहीं आएगी। और देखो लोग 3 घंटे पहले यूजुअली कहते हैं कि खाना पीना रोक दें। Yes. और चाय भी तो हम प्रॉपर जैसे कि बात कर रहे थे कि दूध पत्ती बनाते हैं, पूरी मील होती है वो, फिर कहते हैं वजन नहीं कम हो रहा। मैं रात को 6 बजे चाय बंद करा देती थी लोगों की, उसके बाद आपने चाय कॉफ़ी नहीं पीनी। और वैसे भी टी टाइम लास्ट तो लोगों ने 5-6 मुझसे चोरी पीनी शुरू कर दी। नहीं, अब वो तो खैर उन्होंने अपने मामले, देखो हमारा फर्ज बनता है कि हम एटलीस्ट राइट गाइडेंस तो दें ना। अच्छा, उसके लिए आप ये समझे कि जब आपका सूरज गरूब हो जाता है ना, उसके बाद आपने चाय नहीं पीनी, हाँ, चाहे वो किसी टाइम भी हो। अच्छा 5 बहुत से बजे 7 लोग बजे जागते ही खाली पेट चाय पीते हैं, उसका कोई भी चाय जब आप उठते ही पियोगे, आपकी बॉडी में ऑलरेडी वाटर रिटेंशन हुई होगी, आपकी बॉडी जो है उसको पानी की ज़रूरत है, और चाय और कैफ़ीन जो है वो आप जैसे ही पीते हो वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है, और ये डायूरेटिक्स होते हैं, आपको यूरिन आता है ज़्यादा, आपकी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड थी, आपने ऊपर से चाय पी ली, चाय पीते ही आपकी जो बॉडी है वो ऑलरेडी और डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी स्किन भी ख़राब होगी, आप और ज़्यादा ब्लॉटेड फील करोगे और डिहाइड्रेटेड फील करोगे। अब मैं जो है ना, कुछ चीज़ें जो हम ऐड ऑन करके लोगों को देते हैं, मैं उसकी बात ज़रूर करना चाहूँगी यहाँ पे। जिन लोगों को फेस पे पफिनेस रहती है, आंखों के नीचे पफिनेस रहती है, उनको चाहिए कि वो सौंफ वाला पानी जो है वो डेली बेसिस पे पिएं। अगर आपको डायबिटीज़ का इशू है, आप ऑलरेडी या प्री डायबिटिक में हो या डायबिटीज़ आपको है, तो आपको दालचीनी वाला जो पानी है वो पीना चाहिए। और अगर आपको इनडाइजेशन का इशू है तो आपको ऑफ कोर्स सौंफ वाला पानी पीना चाहिए, और डेली पीना चाहिए, ताकि आपकी एसिडिटी भी कंट्रोल हो, ब्लोटिंग कंट्रोल हो, और आप एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आओ। अगर आपके हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हैं और आपको PCOS का इशू है, तो आपको मेथी दाने वाला पानी जो है वो पीना चाहिए। फ्रूटी क्या है, कोई भी फ्रूट है, आपने उसको इन्फ्यूज़ करना है पानी के साथ, उसके बाद आप उसमें जो है वो आइस डाल देते कैसे हो करना है इन्फ्यूज पानी के साथ? पानी में। अच्छा, इसके 2 से 3 तरीके आते हैं बनाने के। एक तो तरीका ये आता है कि आपने पानी को अच्छी तरह से बॉईल किया, जब वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो गया, उसके अंदर आपने अपना फ्रूट डालना है, उसको ऊपर से कवर कर देना है लिड से रिमूव, यानी चूल्हे से रिमूव करने के अच्छा बाद। एक सवाल है, जिस तरह पीच आइस टी होती है और लेमन आइस टी होती है, तो एक्चुअली तो उसके अंदर काली वाली चाय डलती है Yes. और साथ में फल डालते हैं, जी, तो आप क्या रेकमेंड कर रही हैं इस वक्त कि सिर्फ फल डालें? मैं तो यही कहूँगी कि आप खाली फल डालें तो बेहतरीन है, क्योंकि देखें, आपने जब काली चाय ली, उसने जाके आपकी कैफ़ीन की इंटेक को भी हाई किया, आपकी बॉडी में जो है वो इनहिबिटर्स जो हैं वो ब्लॉक करने वाले उनको एक्टिव किया। आपने अगर उसके अंदर फ्रूट को भी ऐड ऑन कर दिया, तो फ्रूट की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने उसको ऐड ऑन किया, तो आपकी बॉडी जो है वो किस तरफ जाएगी, उधर जाएगी, उधर जाएगी। तो आप लें, मैं मना नहीं कर रही इन्फ्यूज़ जो आप ले रहे हो, लेकिन उसके अंदर पत्ती की क्वांटिटी कम रखें। उसमें ये होगा ना कि आपकी पत्ती कम से कम होगी, कावा बहुत ज़्यादा पका हुआ नहीं होगा, तो आपको फ्रूट के बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे, उसके भी मिल जाएंगे, आप दोनों इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं जी मुझे प्रॉपर वो कड़क वाला कावा भी चाहिए, फ्रूट भी चाहिए, तो दिस इज़ नॉट योर। इसमें मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी। एक वक्त था जब हर्बल वाटर्स और हर्बल टीज़ बड़ी इन थी। एक हर्बल टी थी जो कोई एशियन ब्रांड थी, मतलब उसके ऊपर बेसिकली चाइनीज़ में लिखा हुआ था, आप वो यूज़ करते थे तो आपका पेट चल जाता था। हाँ जी, और कहते थे ये वेट लॉस टी है। और लोगों तो मैंने ने वेट लॉस टी पे भी बात करनी है, क्योंकि ये भी एक बड़ा स्यापा है। देखें, वेट और पता चला कि उसमें ऐसी चीज़ें थी जो आपको डायरिया देती थी, जिसकी वजह से आपके सिस्टम में खाना अब्जॉर्ब नहीं होता था, तो आप एक तरह पतले हो जाते थे, लेकिन लोगों के सिस्टम्स उड़ गए उससे।
मैं याद है मैंने आपको स्टोरी बताई थी, एक लड़की आई थी हमारे प्रोग्राम पे, उसको हर्बल वाटर और हर्बल टी रेकमेंड की गई कि तुमने पानी नहीं पीना, तुमने ये हमारे हर्बल वाटर को पानी की जगह पीना है और तुमने ये हर्बल टी पीनी है 5 दफ़ा दिन में। अब वो हर्बल टी से हुआ, हर्बल वाटर से हुआ, मुझे नहीं पता, उस बच्ची के दोनों गुर्दे फेल हो गए। उसकी अम्मी ने, उसकी माँ ने उसको गुर्दा डोनेट किया। लेकिन बात ये है कि उस बेचारी के गुर्दे तो उड़ गए ना, अब सारी जिंदगी वो मेडिकेशन पे रहेगी और उसकी बड़ी बुरी हालत थी। क्यों? क्योंकि उसने वेट लॉस करना था, किसी हकीम ने उसको ये नुस्खा दे दिया और उसने, क्योंकि ना भी आजकल अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हकीम नहीं, हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट जिनको मैं खुद पर्सनली भी जानती हूँ, उनके पेशेंट्स जब आते हैं और वो आके बुराई करने लगते हैं, मैं उनको वहीं पे रोक देती हूँ कि किसी मेरे फेलो की आपने बुराई मेरे साथ प्लीज़ नहीं करनी। आप मेरे पास आए हो, अपना प्रॉब्लम डिस्कस करो और आप जो है वो ट्रीटमेंट लो। उन्होंने मुझे यही बात बहुत सारे पेशेंट्स ने शेयर की कि हमें फलाने ने ये डाइट प्लान दिया था। ओ भाई, न्यूट्रिशनिस्ट जो है खुद कहते हैं कि जी दिन में आपने 5 दफ़ा 6 दफ़ा ग्रीन टी लेनी है। मुझे दे चुके हैं अबाउट 10-15 ईयर्स अगो, जब मैं मेरा वेट का बार बार एराटिक अप एंड डाउन हो रहा था। ये नहीं किसी ने बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है। अजीबो गरीब किस्म के नुस्खे। एक चीज़ वेट लॉस के लिए समझ लें कि कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट जो है ना, वो अगर आपने ट्रिगर कर लिया, समझ लिया ना, उसको क्रैक डाउन कर लिया, आपको कोई चीज़ वज़न कम करने से नहीं रोक सकती। आप कोई चाय पी रहे हो, नहीं पी रहे, आप कुछ खा रहे हो, नहीं खा रहे, वो फ़र्क नहीं पड़ता। आपने क्या खाया है, कितना खाया है, हाँ उससे फ़र्क पड़ता है। अगर आप बहुत सारे कावे, फॉर एग्जांपल वेट लॉस का कावा जो वो आप चाइनीज़ वाला भी बता रही हैं, आपने वो खाना शुरू कर लिया है, वेट लॉस के कावे आपने शुरू कर लिए हैं, वेट लॉस के आपने वो शुरू कर लिए हैं, डाइट आपने साथ कंट्रोल नहीं की, आपका कभी भी वज़न कम नहीं होगा। और अगर आप अपना ये डायरिया करा के वज़न कम करा भी लेते हो, तो जैसे ही आप वो चाय और वो गोलियां खा लेते हैं उससे वेट कम कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मेरा पॉइंट ये कि व्यूअर्स, जिस अजियत से आपने अपने जिस्म को डालना है जी, क्या उससे 1000 गुना बेहतर नहीं है कि लाइफस्टाइल। एंड में व्यूअर्स, मुझे अपनी ज़िंदगी मॉडिफाई करनी पड़ी क्योंकि मेरा वेट बहुत इरेटिकली ऊपर जाता था, नीचे जाता था, क्योंकि हौका चढ़ता था खाने का। अब बात ये कि सिस्टम से किसी भी चीज़ को रिमूव करोगे, किसी चीज़ को रिमूव करोगे परमानेंटली, अगर सारी ज़िंदगी तो छोड़ सकते हो तो ठीक है, जैसे कि चीनी हो गई। क्या चीनी आप सारी ज़िंदगी के लिए छोड़ सकते हैं? यस। उसकी जगह अल्टरनेटिव क्या लेने हैं? शहद, स्टीविया या शक्कर। लेकिन क्या आप रोटी सारी ज़िंदगी छोड़ सकते हैं? नहीं। चावल सारी पाकिस्तान में रहते हुए आप ये नहीं कह सकते। चावल तो पूरी किसी भी दुनिया के कोने में मुश्किल है छोड़ने। ये इटालियन बंदे को कह दो कि जी आप पास्ता छोड़ दें, हो ही नहीं सकता। छोड़ दो। पास्ता और ब्रेड नहीं वो छोड़ सकते। हम भी रोटी चावल, हमारे लिए मुश्किल है छोड़ना। सालन किससे खाएं? सो अल्टीमेटली डाइट प्लान वो देना चाहिए जो वर्कबल हो। बिल्कुल। अगर चाय आप दे रहे हैं पीने के लिए तो इतनी दें जितनी बंदा सारी जिंदगी अगर पिए तो मुनासिब मिकदार में पी सके। 6-6 कप 8-8 कप। मुझे न्यूट्रिशनिस्ट की बिल्कुल, अच्छा अपनी लोगों ने बड़ी टीज़ वगैरह बनानी शुरू कर दी है कि ये भी जो नया तमाशा शुरू हो गया है, हर बंदे ने अपनी दुकान खोली हुई है। अब उसने अपनी दुकान बेचनी है, अगर उसका पेशेंट जो है, अगर एक बंदी जो है वो अपना प्रोडक्ट बना रही है, वैसे एक आपको टिप दे रही हूँ व्यूअर्स, एक बंदी की अपनी ब्रांड है चाय की, वो बंदी आपको कह रही है कि जी ये हर्बल टी है, आप ज़रूर पिए, आपने दिन में 6 दफ़ा पीनी है। आप 6 दफ़ा पियेंगे, उसकी टी ज़्यादा इस्तेमाल होगी, वो पैसे ज़्यादा कमाएगी। 2 कप पियेंगे तो उसकी 3 गुना कम उसकी सेल होगी। ट्रू। सो प्लीज़ थोड़ी सी मार्केटिंग गिमिक्स भी समझें। हर चीज़ जो आप ऑनलाइन देखते हैं वो ऑथेंटिक नहीं होती है। ट्रू, ऐसे ही है। मज़ीद आप हमें चाय के बारे में क्या गाइडेंस? कैमोमाइल टी वो एक ऐसी चाय है जो बिल्कुल सोने से पहले आप ली सकते हैं। यस, क्योंकि वो आपकी नींद को आने में हेल्प करती है। बेसिकली आपकी बॉडी जो है वो जितना ज़्यादा थर्मोजेनेसिस में जाती है उतना आप नींद से दूर जाते हो, और कैफ़ीन का कंटेंट जितना हाई होगा आपकी चाय में उतना ज़्यादा आपको डिहाइड्रेशन होगी, उतनी ज़्यादा आपकी नींद जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। और कैमोमाइल टी ऐसी टी है जो आपकी बहुत ज़्यादा नींद को ख़राब नहीं करती, आप उसको ले सकते हो। अब माचा टी पे जो है इतनी सारी रिसर्चेज हुई हैं, अगर आप माचा टी लेते हो तो आपके मसल को लॉस होने से वो बचाती है, मसल बिल्ड करने में आपकी हेल्प करती है, एंटी एजिंग है, एंटी वायरल है, एंटी आपको जो है ना वायरसेस जितने हो रहे होते हैं जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, उनसे बचाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और जो हमारी ये अपनी रेगुलर चाय है, आप इसको ज़रूर कंज्यूम करें, मैं आपको इससे मना नहीं कर रही, लेकिन उसको बनाने का तरीका जो है उसको थोड़ा सा ठीक कर लिया। बिकॉज बात ये कि अगर आप आधा दूध आधा पानी डाल रहे हैं, हाँ जी, एक तो वो पूरा का पूरा एक आपका खाना बन गया, एक बात हो गई। आधा कप दूध पी रहे हैं ना आप बेसिकली, एक बात हो गई। अच्छा उसके अंदर आपने चीनी भी डाल दी, तबाही फिर साथ आपने उसमें रस भी डिबो डिबो के खाने हैं।
वो फिर एक मुकम्मल खाना है, फिर उसके बाद नाश्ता नहीं करना। ये मेरा एक दुख आपने छेड़ दिया है कि यहाँ पे लोग जो है वो बात करते हैं आज तो मैं ना बड़ा लाइट सा नाश्ता करूँगी जिसमें मैं 2 बिस्किट और चाय ले लूँगी या 1-2 रस ले लूँगी। भाई कैलोरीज को देखो, 2 बिस्किट खाने की बजाय एक पूरी रोटी खा सकते हो आप, क्योंकि कैलोरीज, कार्ब कंटेंट, फाइबर कंटेंट बराबर है। उसमें मैदा है जो रिफाइंड कार्ब्स हैं जो आपको जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, रोटी कॉम्प्लेक्स कार्ब है जो लंबा टाइम लेके डाइजेस्ट और होगा। ज़्यादा देर आपके पेट में रहेगी, जिसकी वजह से मतलब आप आराम से, आपको 4-6 घंटे भूख नहीं लगेगी। 100% मैंने जब भी चाय बिस्किट कभी खाए हैं, अव्वल तो मैंने छोड़ ही दी है, बट अगर नसीब हो जाए चाय और बिस्किट, तो जब मैंने अगर भूख लगी है और चाय और बिस्किट खाया, उसके आधे पौने घंटे के 1 घंटे के बाद फिर प्रॉपर शिद्दत वाली भूख। एंड में क्या कहोगे? एंड मैं यही कहना चाहूँगी, चाय पिएं, ज़रूर पिएं, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड है खुशी गमी में चाय का इस्तेमाल करना। हमारी शायद जो है ना वो डिनर्स और हमारे यहाँ दिन कंप्लीट नहीं होता चाय के बगैर, तो चाय को ज़रूर पिएं। चाय बहुत अच्छी चीज़ है, बस उसको बनाने का जो तरीका है वो ठीक कर लें। जैसे आप चाय अगर बना रहे हो और आप वेट लॉस भी साथ करना चाहते हो, एक हेल्दी रूटीन में आना चाहते हो, तो आपका 1/4 कप, जितनी भी आपने इतना बड़ा कप पीना है, इतना कप पीना है, थोड़ी सी पीनी है, 1/4 कप दूध होना चाहिए, बाकी सारा उसमें पानी होना चाहिए। एडिशन में अगर आप उसमें इलायची, कार्डेमम डाल देते हो, आप उसके अंदर जो है दालचीनी डाल देते हो, तो उसके फ़ायदे जो है वो इन्हेंस हो जाते हैं। आप उसमें दूध कम से कम डालो, क्योंकि आपकी इंसुलिन जो है वो उसको बहुत ज़्यादा ट्रिगर नहीं करेगा और आपकी लाइफ जो है वो एक हेल्दी सॉर्ट ऑफ हो जाएगी और चाय भी इस्तेमाल हो जाएगी और आप सुकून में रहोगे। जहाँ हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करें तो यहाँ पे ज़ैनब आपके साथ तो इस सेगमेंट को क्लोज करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नींद, हमेशा हम बात करते हैं नींद बड़ी ज़रूरी चीज़ है। क्यों ज़रूरी है, ये ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। सिर्फ सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मेंटल हेल्थ के जिस्मानी सेहत तो अपनी जगह है, मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंटल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यू बॉर्न बेबी से लेके बुजुर्ग तक नींद की क्या अहमियत है, ये आज हम जानेंगे कुछ माहिर नफ्सियात से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हम बात करने जा रहे हैं नींद की। देखिए, नींद के डिसऑर्डर्स तो अपनी जगह होते हैं, जहाँ पे लोगों को नींद नहीं आती, इंसोम्निया होता है या सोते हुए बार बार जाग जाते हैं, ये सब चीज़ें तो अपनी जगह हैं। लेकिन एक वो नींद होती है जो हम खुद ही नहीं पूरी करते। देखिए, दिन में 24 घंटे हैं, उन 24 घंटों में अगर एक सर्टन अमाउंट ऑफ नींद, जो ऑफ कोर्स आज हमारे एक्सपर्ट्स हमें गाइड करेंगे कि नौज़ायदा बच्चे से लेके बुजुर्ग तक कितनी नींद की ज़रूरत होती है, इसके असरात शायद जिस्म पे ये नहीं होता कि आपको दाने निकल आए या आपकी टांगें टूट गई या कुछ हो गया, लेकिन जो आपके ब्रेन के ऊपर इसका असर होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे हम बैटरी चार्ज करते हैं, हमारे पास फ़ोन होता है, हम फ़ोन की बैटरी चार्ज करने के लिए लगाते हैं, जब उसकी बैटरी ज़ीरो हो जाती है या बहुत कम होती है, आप उसको चार्ज नहीं करेंगे, फ़ोन बंद हो जाएगा। उसी की का एग्जाम्पल मैं अक्सर देती हूँ कि अगर आप अपने दिमाग को सोने का, रेस्ट करने का मौका नहीं देंगे, ये तो बाय द वे नफ्सियाती ट्रायल्स हो चुके हैं, प्रॉपर रिसर्च हो चुकी है कि अगर लोगों को की नींद ना पूरी करो सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, तो मौत भी वाक़ई हो जाती है, लोग सुसाइडल हो जाते हैं। मिजाज तो अपनी जगह ख़राब होता है, लेकिन बहुत मेजर इश्यूज़ हो जाते हैं, बंदा साइकोसिस में चला जाता है। सो एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, नींद की अहमियत और नींद किस किस्म की होनी चाहिए हमें गाइडेंस देंगी। ज़ारा अली हमारे साथ हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। लुकिंग लवली माशाल्लाह। थैंक यू। देन वी हैव विद अस डॉक्टर नूर फातिमा। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। डॉक्टर साहिबा क्लिनिकल साइको फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और उसके साथ साथ कॉर्पोरेट वेलनेस ट्रेनर भी हैं। क्या हाल है आपके डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र, आप भी बड़ी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, लवली इन क्रीम एंड ब्लैक। अच्छा, अच्छे तो बंदा लगता ही है, लेकिन नींद पूरी ना हो तो शक्ल भी बिगड़ जाती है। ऐसे ही है। नींद ऐसी चीज़ है जो आपका इंजर पिंजर हिला देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मिस माहिर नफ्सियात टेल अस, नींद इतना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, एक इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर हम अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं तो उसकी वजह से हम लोगों के बिहेवियर्स में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। और उसका सबसे मेन रीज़न क्या है, क्योंकि हमारी जो ब्रेन की न्यूरोलॉजी है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। जब हमारी ब्रेन की न्यूरोलॉजी जो नींद को कंट्रोल कर रहा है, हमारा एक हार्मोन है मेलाटोनिन, जो हमारी नींद को कंट्रोल कर रहा होता है। और अगर हम अपनी रात, स्पेशली रात की नींद,
अभी हम नैप्स की बात नहीं करते, अभी हम सिर्फ ये बात करते हैं कि जो हमारी रात की नींद है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। भाई दिन की नींद पूरी हो जाए तो नैप की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। नैप तो वो बंदा लेता है ना जिसकी नींद की जरूरत नहीं पूरी, रात की नींद पूरी नहीं हो, लेकिन फिर भी सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम हमें नैप्स भी चाहिए होते हैं। अच्छा, वो भी चाहिए होते हैं। वो भी चाहिए होते हैं, वो भी एक हमारे ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोपहर के टाइम नैप ले लेते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपकी 6 से 7 घंटे की या 7 से 8 घंटे की हमारी एज की जो नींद है हमारी एज में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ये होता है कि हम लोग डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं उनसे हम बच सकते हैं। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया। लोग अपने आप को इंसोम्निया कर देते हैं। बाय द वे जो लोग कहते हैं ना अब मुझे नींद ही नहीं आती, वो इसलिए नहीं आती क्योंकि आपने अपने जिस्म को आदत डाल दी है ना सोने की। तो अब जब जी भी चाहता है तो तब नींद नहीं आती। नींद नहीं आती। वर्कोहॉलिक्स का यही तो प्रॉब्लम होता है, वो अपनी नींद को डिस्टर्ब करते रहते हैं 4-4 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। एक वक्त आता है कि आप सोना चाहते भी हैं, रिटायर हो जाते हैं, नींद आना खत्म हो जाती डायरेक्टली है। आपके मसल्स के ऊपर उसका स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। बल्कि ये तो नफ्सियात की बात हो रही है ज़ारा मेरी जान, लेकिन डॉक्टर साहब आपके पास आती हूँ मैं। मुझे एक बात बताएं, एक असर नींद का हमारे वजन पे भी तो होता है, हमारी हड्डियों और हमारी हड्डियाँ नहीं तो मसल्स पे भी तो होता है, उसके बारे में बताएं। अच्छा, नींद का ऐसे है कि आपकी बॉडी स्ट्रेस में आना शुरू हो जाती है। अगर आप बिल्कुल कर रहे हैं कि आपको एक 8 घंटे की नींद रिक्वायर्ड है, रात की नींद, और आप नहीं सो रहे हैं वो 8 घंटे, जैसे अभी इन्होंने मेलाटोनिन की बात की, उसका सबसे बड़ा बेसिक रीज़न ही होता है रात को हम स्क्रीन्स यूज़ कर रहे होते हैं। स्क्रीन्स यूज़ कर रहे हैं, मेलाटोनिन की प्रोडक्शन प्रॉपर उस तरह से होती नहीं है, और आप रात को अगर 8 घंटे की नींद ले भी रहे हैं ना, आपका प्रॉपर दिमाग सोता ही नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप 4 घंटे पहले छोड़ दें। और फिर मेलाटोनिन या मेलाटोनिन जो भी प्रोनाउंसिएशंस डिफरेंट ममालिक में डिफरेंट होती हैं, दोनों मतलब उसकी फिर आपको गोलियां लेनी पड़ती हैं। गोलियां लेनी पड़ती कितनी हैं। अफसोस की बात है यार कि एक वक्त था कि हर चीज़ हम खुराक से लेते थे और अपनी नॉर्मल बॉडी की फंक्शन से लेते थे। अब मैग्नीशियम रात को लोग ले रहे हैं सोने के लिए। इस तरह से आपके मसल्स के ऊपर स्ट्रेस आना शुरू हो गया ना। अब होगा क्या कि आपके मसल्स पे स्ट्रेस आएगा, आपकी आंखों पे स्ट्रेस आएगा, आंखों से आपके कंधों पे स्ट्रेस आना शुरू होगा। वो स्ट्रेस जब आप रात को लेटेंगे, मुझे सर्वाइकल का इशू है, बिल्कुल रिलैक्सेशन आपकी हो ही नहीं सकती है। फिर आप अपने पिलोज और चीज़ें उस तरह से एडजस्ट भी नहीं कर रहे होते हैं कि आपके मसल्स का जो स्ट्रेन है या स्ट्रेस है, कोई चीज़ मैनेज हो सकती हो, वो आपकी नींद को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। आप सो ही नहीं सकेंगे। आप सोएंगे, आपका दिमाग जागता रहेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को मैनेज कर रहा है अंदर से। आपने एक यहाँ पे निशानदेही एक चीज़ की जो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम सोना तो चाहते हैं, टाइम पे भी लेट जाते हैं। आपका मैट्रेस, आपका तकिया, आपकी सोने की जो इन्वायरमेंट है वो इतनी अनकंफर्टेबल होती है कि आपका जिस्म सोना भी चाहे तो नहीं सो पाता। आपके पोस्चर्स इस तरह के होते हैं कि आप किस पोस्चर में सो रहे हैं, वो आपके लिए हेल्दी है या नहीं है, वो आपको नींद आपकी इंड्यूस करवा रहे हैं या नहीं। जी ज़ारा। हाँ बिल्कुल, हम लोगों के पोस्चर्स सोने के लिए, और सबसे बड़ी बात, अगर हम लोग स्क्रीन को जो है ना अपने बेड पर जाने से पहले, और एक और चीज़ हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ये जो टी कॉफ़ी अगर हम शाम के टाइम में और रात को सोने से पहले लेते हैं तो वो भी जो है हमारी मेलाटोनिन की जो सिक्रेशन है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। टी डे है ना, तो बल्कि ज़ैनब से यही बात अभी ब्रेक से पहले आप लोगों ने सुना होगा, यही हो रही थी कि चाय का इस्तेमाल 6 बजे के बाद मत करें। जब सूरज गरूब होने वाला है आप चाय छोड़ दें, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि खाना भी आपको सोने से 3 घंटे पहले खा खू के फ्री हो जाना चाहिए, और पानी जो है मैक्सिमम 1 घंटा पहले जितना भी आपने पीना है पीना, उसके बाद नहीं पीना, क्योंकि बार बार आप बाथरूम जाएंगे। जो बंदा बार बार बाथरूम जाएगा उसकी भी नींद खराब होगी। ऑब्वियसली आप अगर चाय पियेंगे तो आपका दिमाग जो है वो जाग जाएगा, कैफीन की वजह से आपको नींद नहीं आएगी। तो सोने के लिए भी एक माहौल बनाना पड़ता है। बिल्कुल, आपका इन्वायरमेंट इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि आप अपने बेडरूम में जाएं तो वो आप वहाँ पे रिलैक्स हों, अपनी जो भी चीज़ें हैं आपकी डेली रूटीन की वो बाहर अपने बेडरूम से बाहर छोड़ कर जाएँ, कि जब आप अपने बेडरूम में जा रहे हैं आप इतने कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में जा रहे हैं कि आप वहाँ पे रिलैक्स हो जाएं। कितनी अफसोस की बात है कि डॉक्टर साहब आप तो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हैं। जी। हम अपने दफ्तर पहुँचने से पहले ये सारे मसाइल और मामलात जो हैं वो छोड़ के आते हैं दरवाजे पे, क्योंकि पता है नौकरी चली जाएगी, लेकिन सेहत बर्बाद हो जाएगी उसका ख्याल नहीं करते कि नींद हमारी नहीं पूरी हो रही। एक्चुअली ना हम हमारे अंदर ही सारा कुछ रखना शुरू कर देते हैं इसमें, बल्कि हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट बैठी हैं। मैं एक चीज़ जो नॉर्मली लोग नहीं उस चीज़ को कर रहे होते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके दिमाग पे ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, सीक हेल्प, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। वो आप अपने घरेलू आपके हालात हैं, वो आपके दफ्तरी हालात हैं, कुछ भी हैं, उन सारी चीज़ों के लिए आप एक दफ़ा बात करें, अपने अंदर से निकाल दें। वो आपका स्ट्रेस लेवल जैसे ही कम होगा आप जाके रिलैक्स होकर सोएंगे और आप डेफिनेटली रिलैक्स होंगे। अच्छा मामा जो है, मेरी अम्मी का ये एक इशू था, नो डाउट, लेकिन नफ्सियात के प्रॉब्लम्स और एज के साथ
बंदे की नींद भी चेंज हो जाती है, हर स्टेज पे उम्र के आपके नींद के पैटर्न चेंज होते हैं। मुझे आज भी कुछ अर्सा पहले की बात है कि ममा को की फिजियोथेरेपी शुरू कराई। जब फिजियोथेरेपी शुरू कराई तो जो डॉक्टर आ रहे थे उनको देखने के लिए, उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि जी इनका मैट्रेस चेंज करें, इनके तकिए चेंज करें, इनके तकिए बहुत पुराने हो गए हैं जिसकी वजह से इनकी गर्दन को सपोर्ट नहीं मिल रही। उसके अलावा मैट्रेस इनका बहुत ज़्यादा नरम है, तो क्योंकि वो इतना ज़्यादा नरम है तो उसकी वजह से इनकी कमर भी डिस्टर्ब हो रही है, स्पाइन पूरा उसमें कॉम्प्रोमाइज तो आपकी अम्मी का नींद का आधा मसला तो ये है। अच्छा, वो रिजॉल्व किया तो एक्चुअली उनकी नींद की क्वालिटी भी बेहतर हो गई। और वो तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, हर चीज़ पे हम तवज्जो देते हैं, अपने कपड़ों के ऊपर, अपने मेकअप के ऊपर, अपनी ज्वेलरी के ऊपर, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन नींद की क्वालिटी जीरो और खुराक की क्वालिटी जीरो। और इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए हम अपनी नींद सेक्रीफाइस कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे इट्स अ विशियस साइकिल। अच्छा, बच्चों से शुरू करते हैं, बिल्कुल नौज़ायदा बच्चों से, उसके बाद देन विल स्टार्ट कमिंग टू द ओल्डर जनरेशन। छोटे बच्चे के लिए, नौज़ायदा अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, वो ज़्यादा सोता है, लेकिन माँ बाप क्या करते हैं, जैसे ही कोई मेहमान आया, जैसे कि पहले आपको पता है जबकि 40 दिन बिल्कुल माँ और बच्चे को ब्रेक दे देनी चाहिए और उनको आराम करना चाहिए, उसके बाद मिलने जाना चाहिए, लेकिन लोग तो दूसरे दिन तीसरे दिन पहुँच जाते हैं। जब भी कोई मेहमान आता है बच्चे को सबसे पहले जगा दिया जाता है कि वो डेकोरेशन पीस है उसको तो हम दिखाएं। तो ये कुछ बताएं इसके असरात। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, उसकी 18 to 20 आवर्स जो नींद है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए। चाहे वो अगर 8 घंटे उसने सो लिया, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया है और वो फिर उठा है, खेला है और वो फिर सो गया है। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक तो जो गेस्ट्स आ रहे हैं और मदर्स खुद भी, क्योंकि पता नहीं होता है तो खुद भी परेशान हो जाती हैं कि ये इतना क्यों सो रहा है, इसको अब उठ जाना चाहिए, ये दूध नहीं पी रहा है। तो अगर बच्चा सोया हुआ है तो उसे सोया रहने दें। इवन अगर वो दूध भी आपसे नहीं डिमांड कर रहा तो इट्स ओके। उसकी ग्रोथ के लिए उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो उसकी नींद है। अगर वो अपनी नींद पूरी करेगा तो वो एक हेल्दी बेबी है। अगर हम उसको बार बार डिस्टर्ब करेंगे, उसकी सबसे पहले ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो स्लो हो जाएगी, उसकी ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका जो वेट है, वेट जो है उसका उस तरह से गेन नहीं हो सकेगा जिस तरह से उसका वेट जो है वो गेन होना चाहिए। तो 18 to 20 आवर्स बच्चे की जो नींद है, न्यू बॉर्न की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। किस टाइम तक पैदाइश से लेके किस उम्र तक बच्चे की इतनी नींद की रिक्वायरमेंट है? जो आपके 6 to 8 मंथ्स का जो बेबी है तब तक, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर 11, 12 to 14 आवर्स की स्लीप हो जाती है। 2 to 3 जो टॉडलर्स हैं हमारे, आप सोचे टॉडलर्स 2-3 साल के बच्चे, अक्सर जब वो स्कूल नहीं जा रहे होते तो बाप जब तक दफ्तर से नहीं आएगा बच्चे को जगाई रखो। अब बाप दफ्तर से 10 बजे रात को आ रहा है, अब बाप ने भी बच्चे के साथ फनकारी करनी है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। बच्चा रात के 2 बजे तक जागा हुआ है, 2 बजे बच्चा सो रहा है और बाप जब सुबह उठ रहा है दफ्तर जाने के लिए तो उस टाइम वो बच्चा जाग रहा है और बच्चे की नींद बाप की तरह 6 घंटे की, 4 घंटे की। बच्चे उन जो टॉडलर्स हैं ना उनके लिए एटलीस्ट 13 to 14 आवर्स की जो नींद है वो उनकी पूरी होनी चाहिए। और समटाइम्स कद नहीं निकलता भाई, कद नहीं निकलता, बिल्कुल ऐसा ही है, ग्रोथ जो है उनकी वो डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर इसी तरह से अगर लेटर एज में जो है उनको स्लीप डिसऑर्डर्स या इंसोम्निया, इस तरह के नार्कोलेप्सी, जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं हमारे, वो स्टार्ट हो जाते हैं। छोटे बच्चों को जब आप नींद नहीं पूरी करते ना, जब वो टीनेज में आते हैं और सारे कहते हैं हमारे बच्चे तो सोते ही नहीं है, हमारे बच्चे तो खाते ही सिर्फ कूड़ा है, इसीलिए होता है क्योंकि आप जो आदतें डालेंगे वही होंगी। अब मुझे ट्रेनिंग ही नहीं किया उनकी उस तरह से। डॉक्टर साहब मुझे तो सब लोग मजाक में, मेरे फ्रेंड्स वगैरह कहते हैं तू तो है ही हिटलर। अच्छा। 8 बजे बच्चों को सुला देती है। हमजा को मैं 7 बजे सुलाती थी, बड़े वाले को। अच्छा। ये छोटे वाले जो है इनको 8 बजे मैं लिटा देती हूँ। 8 मतलब 7:45 बजे लेट जाते हैं, आधा घंटा बुक सुना दी कि ये कर लिया वो कर लिया, गप्पे लगा ली, बच्चों को थोड़ी सी आयतें वगैरह पढ़ा दी और सुला दिया। तो मुझे तो मेरे तो मजाक है कि अगर घर में डिनर है, अब आपको पता है डिनर मतलब डिनर के मेहमान 8 साढ़े 8 बजे आते हैं, बच्चे मेरे सोए हुए होते हैं, सब कहते हैं बच्चे तुमने सुला दिए। लेकिन आपके बच्चे सुबह बड़े एनर्जेटिक होते हैं। बिकॉज़ यार मैंने बच्चों को मेरे बच्चे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पैदा हुए, मेरे बच्चे पैदा हुए थे ताकि मैं उनको एक सेहतमंद, हेल्दी, अच्छा इंसान बना सकूं। जिस बच्चे की नींद नहीं पूरी होती वो बदमिजाज होता है। जब वो बदमिजाज होता है और मूडी होता है और बदतमीजियां करता है तो उस बच्चे के साथ टाइम भी गुजारने का फिर दूसरों का दिल नहीं चाहता, जो कह रहे होते हैं जगाओ, जो जगाओ। और पेरेंट्स भी इरिटेट हो जाते हैं और वो फिर बच्चे को हर टाइम लेबल करना स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से और पर्सनालिटी पे उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। बच्चों में और टीन्स में तो नींद बहुत ज़रूरी है, स्पेशली टीन्स में भी व्यूअर्स, इसलिए क्योंकि उस वक्त हार्मोन्स बड़े बॉडी में रिलीज हो रहे होते हैं और आपकी बॉडी एक तरह से डेवलप हो रही होती है। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद एडल्ट्स,
हम लोग, आप लोग हो गए, मैं हो गई, शेफ़ आमना की तरफ अभी हम जा रहे हैं देखने के लिए किचन में क्या बना है, तो हम सब के लिए कितना ज़रूरी है नींद को पूरा करना और वो क्या तरीके हैं जिससे हम अपनी नींद को बेहतर करें, ये अब हम ब्रेक के बाद जानेंगे। किचन में जल्दी से नज़र डालेंगे। जी आमना जी, चिकन बारबेक्यू बिरयानी रेडी हो गई है तो मैंने उसको सर्व कर दिया है। देखिए आपकी कितनी नींद पूरी होती है दिन में? अभी सुन के एहसास हो रहा है कि बिल्कुल भी नहीं होती, मतलब ऑब्वियसली सुबह उठते हैं तो दिन कितने घंटे? मुश्किल से 6, कुछ 5-6 इस तरह। तो वही वाली बात है ना आमना, फिर सेहत भी ख़राब होती है, फिर 1000 मेडिकल इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, और कुछ ना हो तो एटलीस्ट दिमाग नहीं काम करता। ओवरबर्डनाइज्ड होना शुरू, इंसान खुद फील करना शुरू कर देता है मैं ओवरबर्डनाइज्ड। रिलेशनशिप्स के साथ भी जो है ना आपके क्लैशेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आके इसी बात को एड्रेस करेंगे। आमना आप आज हमारा हर चीज़ में टेस्ट सब्जेक्ट बन रही है, चाय में भी और इसमें भी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मॉर्निंग एट होम और हम बात कर रहे हैं नींद की। अब मुझे पता है आप लोग अभी अभी जाग के उठे और आप कह रहे हैं कि मतलब नींद की बात क्यों हो रही है इस वक्त, बट नींद ज़रूरी है, नींद इम्पॉर्टेंट है। नींद आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में से एक है। जैसे कि हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, आपको मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, मिनरल्स की, पानी की, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स की, उसी तरह नींद भी एक आप न्यूट्रिएंट ही समझें और ज़िंदगी की एक बड़ी बेसिक ज़रूरत है। अच्छा ज़ारा, अगर एडल्ट की नींद नहीं पूरी होती तो उसके क्या असरात होते हैं? जो अगर आपके एडल्ट, सबसे पहले आपके रिलेशनशिप्स के क्लैशेस भी स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हमने ब्रेक से पहले भी मैंने कहा कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आप इरिटेटेड होते हैं, और जब आप इरिटेटेड होते हैं तो आप चीखना, चिल्लाना, डिप्रेशन, सुसाइडियल आइडिएशन स्टार्ट हो जाती हैं, दुनिया होपलेसनेस आना स्टार्ट हो जाती है, दुनिया जो है वो एक बहुत ही बुरी चीज़ लगने लग जाती है। क्यों? लेकिन हमें मेन रीज़न नहीं पता चल रहा होता कि ये क्यों है। अगर हम अपनी नींद पूरी रखते हैं और हम एनर्जेटिक होते हैं तो हम बहुत से स्ट्रेसेस होते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटीज़, इन चीज़ों से जो है वो हम बच सकते हैं। अच्छा, आपसे ये मैं डॉक्टर साहबा जानना चाहूँगी कि अगर किसी इंसान की नींद पूरी नहीं होती, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में आपने इतने लोगों को देखा है, आप ट्रेन भी करती हैं, उनकी कारकर्दगी में क्या डिफरेंस आता है? वर्क एफिकेसी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। होता ये है कि हम नींद पूरी नहीं करने के साथ ना अपना पोस्चर कौन सा हम सो रहे हैं, इसमें हम 3 तरह से लोग सो रहे होते हैं, जो बेसिक ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं, या सीधे सो रहे होंगे, या साइड लाइन पे सो रहे होंगे, या फिर स्टमक पे सो रहे होंगे, उल्टे सो रहे होंगे। अब इन सारी चीज़ों के साथ आपकी नींद की एफिकेसी, आपकी नींद कितनी हो रही है, उस पर भी इफेक्ट आता है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप उल्टे, सबसे जो बुरा पोस्चर है सोने का, उस पर बात कर लें तो सबसे वो पेट के, आप अपने स्टमक पे जब सो रहे हैं, और यार बैक पे भी, क्योंकि सारा प्रेशर आपकी रीढ़ की हड्डी पे। बैक पे सोना जो है जब आप सो रहे हैं वो आपके लिए एक आइडियल पोस्चर आप उसे कह सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसको भी आप मैनेज कैसे करना है? अब हर सोने के आपने पोस्चर को मैनेज करना है, बैक पे और साइड लाइन पे। आइडियली जो है आपका बैक पे, आपने स्पाइन पे अच्छा, सोना पेट होता पे है। नहीं सोना, ये बात खत्म हो गई। पेट पे नहीं सोना, उससे होता क्या है, जब हम सोते हैं ना, हम सरहाना हमेशा लेके सोते हैं। सरहाना हम ऊंचा कर लेते हैं, और ऊंचा करने के साथ क्या होता है, हमारी जो नेक के मसल्स हैं ना, सर्वाइकल के, वो सारे हमारे मसल्स कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाते हैं, उनमें स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। फिर अगर हम आ जाते हैं साइड लाइन में अगर सोने के लिए, तो साइड लाइन में सोने के लिए आपको अपने पिलो का इस तरह से ख्याल रखना होता है कि आपका 5 to 7 इंच से ऊंचा पिलो ना हो, जो आपके दरमियान में आपकी अलाइनमेंट है ना, इतना एक पिलो हो जो आपकी कान ये और देखिए कंधे viewers, के दरमियान इतना होना चाहिए। हाँ जी, ये जो अलाइनमेंट है, ये वाली अलाइनमेंट आपकी पूरी हो, और उसके दरमियान में आपने अपने नीज के दरमियान में या पिलो रखना होता है एक, जब आप साइड लाइन में सो अच्छा, रहे हैं। लोग क्या करते हैं, इतना पतला तकिया लेते हैं। मैंने वही कहा ना कि मामा के इतने पतले तकिए हो चुके थे कि जब मैंने उनको कहा भी कि ये मामा इन तकियों का आपको क्या फायदा होता है, कहते बेटा मैं बड़ी कंफर्टेबल हूँ। कंफर्टेबल, वो उन्होंने एक रूटीन आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई, आदत, तो habit वो हो अब जाती है। चेंज करते हुए उन्हें वो उस चीज में और मसला आ रहा बुरी है। आदतें छोड़ना बहुत मुश्किल बहुत काम मुश्किल होता है, भाई बिल्कुल मैं ऐसे नूर होता की है। प्रेगनेंसी में अब 4 साल हो गए हैं इस बात को। व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विद नूर, 4.5 साल 5 साल हो गए अब तो। व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय यंगेस्ट, अच्छा मेरे ना कुछ ऐसा इशू हुआ कि मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता था हर 15-20 मिनट के बाद। वो बेबी ऊपर ब्लैडर के ऊपर था, वो नूर का वो सारा वेट ही उसके ऊपर था यार। जो उस दौरान मेरी नींद डिस्टर्ब हुई, अभी भी 2-3 घंटे के बाद मेरी आंख खुल जाती है बाथरूम जाने के लिए। पैटर्न बन गया ना अब आपके लिए इतना वैसा। बुरा पैटर्न बन गया कि अब मैं जब तक उठ के वॉशरूम ना जाऊं, वापस ना आऊं, आपको नींद नहीं आती। और ये बड़ा टाइम लगा कि अब 3-3 घंटे का गैप आ गया, तो कि 3 घंटे सोई, उठी, फिर जाना हुआ। वरना लिटरली 45 मिनट से 1 घंटे के बाद उठ जाती थी, बाथरूम वापस आके लेटी, फिर 45 मिनट, और वॉशरूम आया भी नहीं होता था, बस
एक साइकोलॉजिकली आपको फील हो रहा होता था कि मुझे इस तरह से करना है। अब इसी में एक बात कर लेते हैं कि आइडियल पोजीशन आपकी जो सोने की है वो क्या थी। वो आइडियल पोजीशन आपकी है कि आपने अपनी बैक पर सोना है। बैक पे जब आपने सोना है तो आपने एक तो अपने पिलो का ख्याल रखना है वो 4 इंचज़ से ज़्यादा ना हो, 4 to 5 इंचज़। अगर साइड पे हैं तो 5 to 7 इंचज़। अगर आप सीधा लेट रहे हैं तो आपके 4 इंचज़ तक का आपको पिलो और अपने नीज़ के नीचे आपने छोटा सा कोई कुशन रखना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो स्पाइन है ना, वो आपकी स्पाइन का एक कर्व जो है ना वो मेंटेन रहेगा, तो आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी आपको। अब ऑफिस वर्किंग में हमारे पास क्या होता है, जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जाते हैं वहाँ पे लोगों की नींद पूरी नहीं होती, सुबह के आवाज़ार बैठे होते हैं, काम दे रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, वो जी उन्हें लगता है हमें ऑफिस वालों ने ओवरबर्डनाइज्ड कर दिया है, हमसे बहुत ज़्यादा, हमें उतना शायद पे भी नहीं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हमारे से वो काम ले रहे हैं। मसला क्या होता है कि रात की उनकी नींद नहीं पूरी हो रही होती, और लोगों की वही एक आदत कि रात को सोने से पहले मोबाइल फ़ोन पे रील्स देख रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, दिमाग आपका सो नहीं रहा है और आप सिर्फ जागे जा रहे हैं। आपने अपनी तरफ से आंखें बंद कर ली हैं लेकिन आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, तो आप ऑफिस में काम ही नहीं कर सकते। फिर जब हमने ट्रेनिंग्स करवाई लोगों की इस चीज़ को लेकर, उन्हें अवेयरनेस देना शुरू की, कुछ स्ट्रेचेस, कुछ एक्सरसाइजेस। अब वो ज़माना आ गया कि हमें लोगों को सोने का सिखाना पड़ रहा है। लोग खुद के बारे में नहीं जानते हैं, अपने जिस्म के बारे में खुद नहीं जानते हैं, अपने जिस्म के साथ खुद ज्यादतियां कर रहे होते हैं, और इसी वजह से फिर इतने मेडिकल इश्यूज होते हैं। जी बिल्कुल। फिर वही वाली बात ना जो आप कह रही थी कि फिर एक बंदे पे काम का बर्डन है, चाहे वो घर हो, चाहे वो होम मेकर हो, चाहे वो वर्किंग लेडी हो या वर्किंग मैन हो, या दोनों चीज़ें आप लेके चल रहे हैं। ऑब्वियसली जब घर भी है और काम भी है तो वो दोनों चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, और फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आप यहाँ तो बाहर चीख रहे हैं या आप अपने घर वालों के ऊपर उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो बर्स्ट आउट हो रहे हैं। करते हैं मोस्टली, बाहर नहीं करते हैं, बाहर वी कैन प्रिटेंड वेरी गुड, लेकिन मोस्टली लोग घर आके 90% जो है आप घर में ही जो है अपना बर्स्ट आउट हो रहे होते हैं सबके ऊपर। और उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रिगर हो जाते हैं। जैसे कि मुझे याद है जब उस दौरान जब मेरी नींद नहीं पूरी हो रही थी, हर छोटी बात पे धाड़े मार के रोना शुरू कर देती थी। हर छोटी बात पे रोना। 2 दिन ना सोए ना व्यूअर्स, मैं कहती हूँ 2 दिन मैं आपको चैलेंज देती हूँ, एक पूरी रात आप जागे और अगली रात भी अपने आप को जगाए रखने की कोशिश करें। तीसरे दिन अगर आपका दिमाग काम किया, मेरा नाम बदल दें। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते, आप लगता है दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप स्लीप डिप्रिवेशन से फौत भी हो सकते हैं। बिल्कुल, ये मेडिकल एक चीज़ है। नींद आपकी जिस्म की एक ज़रूरत है, जैसे ऑक्सीजन, जैसे पानी। हम ये नहीं एक्सेप्ट करते, हम हर चीज़ साइडलाइन करते, हर चीज़ को प्रायोरिटी पे रखेंगे, बस नींद नहीं। मैं यहाँ पर अपना ही एक क्लाइंट डिस्कस करूँगी। आई हैड अ क्लाइंट जो कि 6-6, 7-7 दिन जो है ना नहीं सोना उसने, और उसने आइडिया नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, तो उसने क्या किया कि उसने 3-3 जॉब्स स्टार्ट कर ली कि यार नींद तो आती नहीं है, नींद तो आती नहीं है, तो किसी से हेल्प नहीं लेनी है और हेल्प भी नहीं लेनी है, और 3-3 जॉब्स करो क्योंकि नींद तो आ नहीं रही, तो बेहतर है कि आप अर्न करना जो है वो आप स्टार्ट कर लें। और फिर कोलैप्स हो गए, और कोलैप्सेस आने स्टार्ट हो गए, फिर सुसाइडियल आइडिएशंस आ गई, होपलेसनेस आ गई, और फिर हम सिवियर डिप्रेशन की तरफ जो है वो मूव कर गए। हमारे यहाँ पर देखा जाए तो सोसाइटी में बहुत सारे लोग डिप्रेस। दवाइयाँ फकने की भी मैंने बात करनी है। नींद नहीं आ रही, फलां की फुफ्फो फलां गोली लेती थी, पुत्र तू भी वो लेना शुरू कर दे। इसके बारे में आप दोनों की राय बहुत ज़रूरी है एंड में। जी अच्छा, दवाइयाँ खाना अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, समटाइम्स जैसे ये साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट भी नहीं प्रिस्क्राइब कर सकता, माहिर नफ्सियात में सिर्फ साइकाइट्रिस्ट आपको दवाई इस तरह की प्रिस्क्राइब कर सकता है। होता क्या है, आप इमरजेंसी में जाते हो, कोई प्रॉब्लम होती है हॉस्पिटल में, वो आपको 1 हफ्ते के लिए लिख देते हैं कि जी फलां गोली आप लेनी शुरू कर दें। अब वो गोली 1 हफ्ता आपने ली, कहा यार इससे तो बड़ी अच्छी नींद आ रही थी, अब डॉक्टर ने आपको हफ्ते की दी है, आप क्यों ले रहे हैं 6-6 महीने, साल 6 महीने लेना शुरू कर देते हैं ऐसे, उसका असर खत्म हो जाता है, फिर आपको डबल फिर आपको उसकी डोजेस ज्यादा करनी पड़ती है। आप नेचुरल वेज की तरफ आना शुरू कर दें। अब नेचुरल वेज में जैसे लोगों को जिस्म में दर्द रहता है, अगर रात को लोग कहते हैं नींद नहीं आ रही है, कुछ ऐसा नहीं आ रहा, खसखास का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो आपको नींद इंड्यूस करवा देती है। जिस्म में दर्द होता है और उसकी वजह से नींद नहीं आती है, आप उसमें हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करें। यार विटामिन डी चेक कराओ, हो सकता है गिट्टे गोडों में इसलिए दर्द हो रही है क्योंकि आपके अंदर किसी चीज़ की कमी है। सन एक्सपोजर नहीं है हमारा, विटामिन डी बिल्कुल नहीं होगा, और विटामिन डी के साथ अगर आपका कैल्शियम भी कम होना शुरू हो जाएगा, दोनों चीज़ें आप साथ साथ नहीं लेंगे तो आपके जिस्म में, पट्ठों में, हर चीज़ में दर्द होगी। दवाइयाँ जितनी अवॉइड कर सकते हैं उतनी अवॉइड करें, क्योंकि अगर एक चीज़ का 70% आपको फ़ायदा आ रहा है, उसका 30% कहीं ना कहीं नुकसान भी है। तो ऑर्गेनिक वेज की तरफ आना शुरू करें। और ये आपने जो बात की है वो मेरी फुफ्फो ने ली थी, तो मुझे उससे फ़र्क आ गया, वो खुद डॉक्टर बन जाते हैं, वो खुद हकीम बन के पूरे ख़ानदान को उस गोली के ऊपर लगा देते हैं। इमेजिन
कि मैं एक दफ़ा हमारी एक फ्रेंड है, उसको गैस्ट्रो का प्रॉब्लम हुआ, तो बहुत सवेयर हुआ, तो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा, ड्रिपें श्रिपें लगी, ये वो लगी, और वो मतलब जो भी उन्होंने उसकी ट्रीटमेंट की, अगले दिन सुबह उसको डिस्चार्ज कर दिया। उसका दवाई का नुस्खा जो है वो पड़ा हुआ था जब मैं उसको मिलने के लिए गई हूँ। मैंने वैसे ही नुस्खा उठाया तो उस पर 2 ऐसी दवाइयाँ थी, एक नींद की थी और एक मसल रिलैक्सेंट थी। भाई ओदे पेट दा मसला है गया और नींद दी दवाई, और ये डॉक्टर्स को भी थोड़ी, व्यूअर्स प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है फ्रॉम ऑल द डॉक्टर्स आउट देयर, अपने काम को आसान करने के लिए लोगों को ऐसी चीजें ना प्रिस्क्राइब करें जो याद रखें एडिक्टिव है। मसल रिलैक्सेंट भी एडिक्टिव है। एक तरफ आप कहते हैं कि जी चर्स और नशे बुरी चीज हैं, ये नहीं लेने चाहिए, लेकिन आप उसके ऑल्टरनेटिव में एक एलोपैथिक दवाई दे रहे हैं, क्योंकि वो गोली है तो ले लो। तो वो तो फिर ऐसी गोलियां भी मार्केट में दुनिया में अवेलेबल हैं जो आपके दिमाग की धजियां उड़ा देती हैं, जो ड्रग्स में विड्रॉल सिम्टम्स इतने बुरे आते हैं कि इंसान जब छोड़ने पे आता है तो उसे लगता है मेरे अंदर से कुछ निकल गया है, मैं इसके बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकता हूँ। जितनी ये नींद की दवाइयाँ होती हैं, इनके विड्रॉल सिम्टम्स में इंसान समटाइम्स डिप्रेशन में ज़्यादा चला जाता है। सो अगर आज की हम अपनी गुफ्तगू कंक्लूड करते हैं, आप क्या कहेंगी ज़ारा? आई वुड से कि आप जो हैं अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सबसे पहले जो है अपनी एक रूटीन, स्लीप रूटीन जो है उसको एडजस्ट करें, हेल्दी रहें और अच्छी नींद लें और हैप्पी रहें। बिल्कुल सही। आप क्या कहेंगे डॉक्टर? अच्छा, मैं इसमें ना कुछ एक्सरसाइजेज रिकमेंड करना चाहूँगी जो आप सोने से पहले अपने बेड पर बैठे बैठे कर सकते हैं। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो जाती हैं, कुछ नेक के स्ट्रेचेज हो जाते हैं। अब उसमें कैसी एक्सरसाइजेज होती हैं, आपने अपने नाक की एक साइड पर आपने उंगली रखनी है और एक साइड से आपने ब्रीद करना है। आप उसे होल्ड करेंगे फॉर 5 to 6 सेकेंड्स और दूसरी साइड से फिर आप उसको निकालेंगे अपने सांस को। एक ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके अलावा और ये कितनी देर करें? 5 to 7 रेपिटेशंस आप कर लें। आपको 5 से 7 दफ़ा आप इसे कर लें। 5 से 7 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करें। उसके अलावा आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अपना सांस होल्ड करें 4 सेकंड्स के लिए, मुंह से सांस लें, होल्ड करें, फिर सांस लें, होल्ड करें, निकालना नहीं है। 4 सेकंड के लिए उसे होल्ड करें और उसके बाद आप इसे एक 4 बॉक्स की तरह आप अपने माइंड में बनाते जाएं और उसको चौथी टाइम पे जब आप निकालेंगे अपने सांस को 4 सेकंड्स का होल्ड करके, उसके बाद 4 सेकंड का ब्रेक निकालना है, नाक से या मुंह से? यानी कि मुंह से अंदर लेके जाना है और मुंह से ही सांस 4 सेकंड के लिए अंदर लेकर जाना है, 4 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर 4 सेकंड के लिए अंदर निकाले, पहले वाला सांस निकाले बिना, ठीक है, फिर उसे 4 सेकंड के लिए होल्ड करें और फिर ये वाली एक्सरसाइज करने के बाद आपने 4 सेकंड का ब्रेक लेना है। ये वाली 2 एक्सरसाइजेस करें जिससे आपका माइंड भी रिलैक्स होगा। और उसके अलावा आप सोने से पहले कुछ अपने नेक के स्ट्रेचेस, कोई ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जैसे सबसे सिंपल उसमें एक स्ट्रेच होता है कि आपने अपनी गर्दन को अपने कान के साथ, कंधे को कान के साथ लगाना है, आपने सिर्फ साइड टिल्ट करना है अपना। ये आपको एक पूरा स्ट्रेच यहाँ पर फील होगा आपके कंधे में, ये आपको रिलैक्स कर देगा आपके मसल्स को, आपके कंधों के। अब टांगों पे अगर कर लेते हैं, पूरी बॉडी के सिर्फ 3 से 4, उसमें आप बहुत रिलैक्सेशन फील कर सकते हैं। आप बेड के ऊपर सीधा बैठे हैं, टांगें सीधी करके आपने आगे की तरफ झुकना शुरू करना है। आपने अपने पैरों की उंगलियों का जो आपके टोज़ हैं, आपने उसको हाथ लगाने की कोशिश करनी है। ये 4 एक्सरसाइजेस करें, आपकी नींद इतनी अच्छी आपको आएगी, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। अल्टीमेटली आप वही कह रही हैं ना, स्ट्रेचिंग। हम क्या बात कहते हैं व्यूअर्स, सिंपल सी बात है, एक्सरसाइज, अच्छी खुराक, पानी अच्छी मिकदार में, और अगर एक्सरसाइज नहीं तो एक सीरियसली एक्टिव लाइफस्टाइल। आधे से ज़्यादा लोगों को नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि उनका इतना इनएक्टिव, सारा दिन बैठे रहते हैं। अब आपका दिमाग थक जाता है, आपका जिस्म नहीं थकता। बिल्कुल। उसके अलावा जो फ्री टाइम होता है वो आप इस पे गुजार देते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, नींद कहाँ से पूरी होगी, दिन में कंटिन्यू करने की हिम्मत कहाँ से आएगी? देखिए, जो चीज़ें हम नहीं कंट्रोल कर सकते, अगर आप दफ्तर में फंसे हुए 12 घंटे तो फंसे हुए 12 घंटे, लेकिन उसके बाद 4 से 6 घंटे डिवाइस के ऊपर गुजारना अपनी ज़ात के साथ ज़्यादती है। सो प्लीज़ नींद पूरी करें, जिस तरह हम कहते हैं कि खुराक भी अच्छी लें, पानी भी पिएं, एक्टिव लाइफस्टाइल करें, अपनी ज़ात के लिए कुछ चीज़ें करें, म्यूज़िक को सुने, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अपने आप को लेके जाएं। नींद ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, उसको आप निगेट करेंगे तो आपकी सेहत बहुत सफ़र करेगी। थैंक यू सो मच गर्ल्स। थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच आमना, आप भी गर्ल हैं, आपका भी शुक्रिया। यहाँ पे अपने शो को कंक्लूड करेंगे। नींद पूरी करें, अभी जाके ना सो जाइएगा प्लीज़, मतलब रात को, और नैप्स भी जैसे कि ज़ारा ने कहा ज़रूर लीजिएगा, लेकिन रात की नींद पूरी करें। नैप एक बोनस है, नॉट द मेन इवेंट। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।